नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें पीडब्ल्यू की तरफ से, लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए आज चर्चा करते हैं राजकोषीय नीतियों पर। प्रीलिम्स के लिए समर्पित जो हमारी सीरीज है, इसमें पहली चर्चा हमने मनी एंड बैंकिंग की थी। आज हम आपको राजकोष की ओर ले चलते हैं। राजकोष में कुछ सैद्धांतिक अवधारणाओं को समझना बहुत जरूरी है कि सरकार किस अकाउंट में किस मद से कहां पैसा लाती है और किस अकाउंट में किस मद से कहां कितना पैसा खर्च करती है। प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में इससे सवाल आते हैं। तो आइए बात करते हैं राजकोष पर, सरकार के खजाने पर। इस पर बात करेंगे। समझने से पहले हम आपको कुछ चीजें समझाते हैं। तो पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। जब हम बात करते हैं राजकोषीय नीति की, राजकोषीय नीति की, फिस्कल पॉलिसी की, तो यहां एक शब्द है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति मतलब ये जो सरकार का जो पैसा है, एक भी पैसा लाने से पहले, एक भी पैसा खर्च करने से पहले सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ती है। उस पॉलिसी पर संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए सरकार की आय और सरकार के खर्चे को हम राजकोषीय नीतियों के तहत पढ़ते हैं। अगर हम इसमें राजकोषीय शब्द को देखें तो राजकोषीय शब्द दो शब्दों से बना है, राज प्लस कोष। राज मतलब शासन, शासन, सरकार। कोष मतलब खजाना, जहां पैसा रखा जाता है। अगर सिंपल भाषा में कहें, यह शासन और सरकार मतलब क्या? भारत में शासन किसका है? लोगों का है। इसी को लिए हम शासन और सरकार के लिए पब्लिक शब्द का भी यूज करते हैं। और खजाने को हम अकाउंट भी कहते हैं, खाता भी कहते हैं। भाई पैसे खाते में रखे जाते हैं, खजाने में रखे जाते हैं। तो अगर हम इस राजकोष को पब्लिक अकाउंट शब्द भी दें तो शब्द मान्य रहेगा। इसलिए जब हम इस अकाउंट का विभाजन करते हैं, इस राजकोष, ये जो राजकोष है, यह जो राजकोष है, या इसे हम पब्लिक अकाउंट भी कहते हैं, इस पब्लिक अकाउंट का जब हम विभाजन करते हैं, इस लोक खाते का, पब्लिक अकाउंट का हिंदी क्या हुआ? पब्लिक मतलब लोग, लोग, हम और आप। पब्लिक शब्द का इस्तेमाल जानते हो क्यों किया जाता है खजाने के लिए? क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, यानी शासन भारत के लोगों का है, सरकार भारत के लोगों की है, तो खजाना भी भारत के लोगों का होगा, अकाउंट भी भारत के लोगों का होगा, खाता भी भारत के लोगों का होगा। इसलिए इसे पब्लिक अकाउंट कहते हैं। राजकोष को पब्लिक अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान की प्रस्तावना ही यहीं से शुरू होती है। खजाने पर के एक एक रुपए पर लोगों का अधिकार है। चूंकि खजाने के एक एक रुपए पर लोगों का अधिकार है, इसलिए संसद, इसलिए सरकार एक रुपया लाती है तो भी संसद को बताती है, कोई भी सरकार हो, एक रुपया लाती है तो भी संसद को बताती है कि किस मद से लाए हैं, उस पर नीतियां बताती है। एक रुपया खर्च करती है तो भी लोगों को बता दी है कि किस मद पर खर्च कर रहे हैं। अब सरकार लोगों को कैसे बताएगी? गांव गांव, गली गली, चौराहों पर आकर के तो बताएगी नहीं। सरकार लोगों को बताने के लिए संसद में जाएगी, क्योंकि संसद में जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वास्तव में वो किसके प्रतिनिधि हैं? वो लोगों के प्रतिनिधि हैं। लोग ही है, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पूरा भारत वहां बैठा हुआ है। तो ये जो पब्लिक अकाउंट है ना, इस अकाउंट पर अगर हम चर्चा करें तो इसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक को कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट या राजस्व खाता, राजस्व खाता। दूसरे को कहते हैं हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या पूंजीगत खाता, पूंजीगत खाता। यह दो प्रकार के अकाउंट से बना होता है। यानी पब्लिक अकाउंट दो प्रकार के अकाउंट से बना होता है। एक को हम कहते हैं राजस्व खाता और एक को कहते हैं हम पूंजीगत खाता। अब खाता है, पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी। अब कहते हैं हम अपने खाते में पैसा डालने भी जा रहे हैं, पैसा निकालने भी जा रहे हैं। तो ऐसे इन खातों में भी पैसे आते हैं और यहां से पैसे खर्च होते हैं। तो अगर हम राजस्व की बात करें तो राजस्व खाते को दो भागों में बांटते हैं।
एक को कहते हैं राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां अर्थात राजस्व खाते में पैसा कहां से आ रहा है और फिर ये पैसा कहां खर्च हो रहा है, इसका भी वर्णन करते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं राजस्व व्यय। राजस्व व्यय अर्थात हम राजस्व खाते में दिखाएंगे कि पैसा ला कहां से रहे हैं और पैसे को खर्च कहां कर रहे हैं। फिर जब बात आती है पूंजीगत खाते की, तो यहां भी दोनों प्रकार के शब्द आते हैं। यहां भी आय और खर्चे दोनों को दिखाना पड़ता है। तो पूंजीगत खाते में भी हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां और दूसरे को कहते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय इसको भी कहते हैं पूंजीगत व्यय। अर्थात आपको दिख रहा होगा कि पब्लिक अकाउंट में कहां से पैसा आ रहा है और कहां कहां पैसा खर्च हो रहा है। अगर हम दोनों अकाउंट को पढ़ लें, इन दोनों अकाउंट को पढ़ लें, राजस्व खाते को पढ़ लें और पूंजीगत खाते को पढ़ लें, तो हमने पब्लिक अकाउंट पढ़ लिया। और अगर हमें इस राजस्व खाते को पढ़ना है तो पहले राजस्व प्राप्तियां पढ़ना होगा, राजस्व व्यय पढ़ना होगा। पूंजीगत खाते को पढ़ना है तो पहले पूंजीगत प्राप्तियां पढ़नी होगी, पूंजीगत व्यय पढ़ना होगा। यानी ऐसे क्रम से पढ़ लें तो हमें पब्लिक अकाउंट की जानकारी मिल जाएगी। फिर देखेंगे पब्लिक अकाउंट फायदे में है कि घाटे में है, इन पर एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, इससे सवाल आते ही आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करते हैं। राजस्व प्राप्तियां आपके सामने लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां। यानी राजस्व खाते में पैसा कहां कहां से आ रहा है, किन किन तरीकों से आ रहा है। पैसा जो आ रहा है उसे सरकार प्राप्तियां कहती हैं और पैसा जो खर्च हो रहा है उसे सरकार व्यय कहती है। तो अगर हम सबसे पहले राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो हमें देखना होगा कि इस रेवेन्यू अकाउंट में, राजस्व खाते में पैसा आ कहां से रहा है। तो जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स या राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा राजस्व खाता है इसमें टैक्स रेवेन्यू यानी कर राजस्व और गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कर और गैर कर, टैक्स और नॉन टैक्स से जो भी प्राप्त धन होता है, जो भी कुल धन होता है, उसे ही हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। यानी हमारे रेवेन्यू राजस्व प्राप्तियों में, हमारे राजस्व खाते में पहले राजस्व प्राप्तियों की बात कर रहे हैं, उसके बाद राजस्व के खर्चे की बात करेंगे। यानी हमारे राजस्व खाते में जो राजस्व की प्राप्तियां हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, कर राजस्व से पैसा आ रहा है, और साथ साथ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, गैर कर राजस्व से जो पैसा आ रहा है, उन दोनों पैसे को मिलाकर के हम कहते हैं राजस्व की प्राप्तियां आ रही। तो जब भी आपके सामने सवाल आए कि राजस्व की प्राप्तियों में क्या क्या शामिल है, तो सीधी सी बात है टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व और नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व, इन दोनों से मिलाकर के जो पैसा आता है उसे हम राजस्व की प्राप्तियां कहते हैं। अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो यहां दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। भारत में दो प्रकार के टैक्स हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स क्या है, कारपोरेशन टैक्स क्या है, ये सारे क्या हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, जीएसटी है। जितने भी प्रकार से टैक्स का पैसा है, टैक्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स से जो पैसा आता है वो किस में शामिल किया जाता है, कर राजस्व में, और अंततः राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक पैसा होता है जिसे गैर कर राजस्व कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। नाम से ही ध्वनित हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि टैक्स के अतिरिक्त
जो भी अन्य स्रोत हैं टैक्स के अतिरिक्त, जो भी अन्य स्रोत हैं उन सभी अन्य स्रोत से मिलने वाले पैसे को नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन यहां ठहरना होगा। ठहरना इस बात के लिए होगा क्योंकि शब्द क्या है कि टैक्स के अतिरिक्त राजस्व खाते में जो भी अन्य स्रोतों से पैसे आते हैं। तो यहां अन्य स्रोतों का मतलब ही नहीं टैक्स के अलावा सब शामिल कर लो। यहां अन्य स्रोतों को डिफाइन किया गया है कि किसको किसको हम अन्य स्रोतों में शामिल करते हैं। ध्यान से सुनना, राजस्व खाते में टैक्स से मिलने वाले, टैक्स के अलावा जो भी पैसा आता है, कर के अलावा जो भी पैसा आता है उसे हम गैर कर राजस्व कहते हैं। लेकिन गैर कर राजस्व में भी क्या क्या पैसा आएगा इसे भी हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन किया गया है। अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी आय गैर कर राजस्व के रूप में मानी जाती है या नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल की जाती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा पैसा, किस किस स्रोत से आने वाला पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल किया जाता है। तो हमें देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू की जब हम गणना करते हैं तो हमारे सामने कुछ लिस्ट आती है। इस लिस्ट को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे सरकार कहती है कि हम हर साल कुछ न कुछ विदेशों से कर्जा लेते हैं, कुछ न कुछ देश के भीतर कर्जा लेते हैं और ब्याज भी चुकाते हैं। मान लो पिछले साल सरकार ने कर्जा लिया होगा, उसके पिछले साल लिया होगा, इस साल ब्याज तो चुकाया होगा। तो जो भी सरकार कर्जा पहले से ली है, कर्ज लिया है, चाहे आंतरिक या बाह्य, और उस पर हर साल जो ब्याज चुका रही है, यहां मूलधन की बात नहीं हो रही है, ब्याज चुका रही है। मान लो सरकार ने 2020 में कर्ज लिया है कि 2025 में चुकाना है, मूलधन तो 2025 में चुकाएगी, लेकिन बीच के 5 सालों तक उसे हर साल का इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। तो हर साल का जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है उसे तो बजट में आकर के दिखाती है संसद को कि हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, तो इसे हम किस में रख रहे हैं, या हमें जो ब्याज मिला है उसे किस में रख रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसे दिखाती है राजस्व व्यय में, अभी आगे समझेंगे। जो ब्याज मिला है, ठीक, उसे दिखाती है किसमें, राजस्व की आय में। अब ब्याज मिला किस पर है, जो कर्ज बांटी होगी। ब्याज देगी किस पर, जो कर्ज लिया होगा। समझना बात को, ब्याज मिलेगा किस पर, जो कर्ज दिया होगा। ब्याज देगी किस पर, जो कर्ज लिया होगा। तो पहले मिलने वाले पैसे की बात करते हैं। तो मिलने वाले पैसे की बात करते हैं जब कर के अलावा, टैक्स रेवेन्यू के अलावा जब हम मिलने वाले पैसे की बात करते हैं, क्योंकि यहां प्राप्तियों की बात हो रही है, खर्चे की बात नहीं हो रही है। तो जब टैक्स रेवेन्यू के अलावा जो अन्य मिलने वाले पैसे हैं जिसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल करते हैं, उसकी जब लिस्ट को पढ़ते हैं तो सरकार कहती है कि सरकार द्वारा दिए गए सभी कर्ज पर मिलने वाला ब्याज। यानी सरकार सिर्फ आंतरिक और बाह्य कर्ज लेती ही नहीं है, देती भी है। सरकार ने पिछले वर्षों में जो कर्ज बांटे हैं, चाहे देश के अंदर बांटे हैं चाहे देश के बाहर दिए हैं, जो हर साल उस पर ब्याज आता है, इस ब्याज के पैसे को सरकार नॉन टैक्स रेवेन्यू में दिखाती है। एकदम विस्तार से याद हो गया ना। अब यही ब्याज मिल रहा है तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में दिखा रही है, राजस्व प्राप्तियों में दिखा रही है। यही जब ब्याज पेमेंट करेगी तो राजस्व के खर्चे में दिखाएगी, आगे बताएंगे। तो फिलहाल अगर हम राजस्व खाते में टैक्स रेवेन्यू, तो बहुत सीधा साधा मामला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा मिलता है उसे हम कर राजस्व कह देते हैं, राजस्व की प्राप्तियों में शामिल हो सकती है। साथ साथ टैक्स के अलावा जो अन्य स्रोतों से हुई आय रहती है उसे हम गैर कर राजस्व में शामिल कर लेते हैं। टैक्स के अलावा राजस्व खाते में जो अन्य स्रोतों से हुई आय है उसमें पहली आय है कि सरकार ने जो भी कर्जे दिए हैं, जो भी कर्जे बांटे हैं, उस पर उसे हर साल ब्याज मिल रहा है, और जो ब्याज मिल रहा है उसी ब्याज को सरकार क्या कह रही है, उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, सरकार के जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, सरकार की कई संस्थाएं जैसे आरबीआई इत्यादि हैं, ये हर साल सरकार को लाभांश देती है, डिविडेंड ट्रांसफर करती है। अभी 1 महीना पहले आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई ने इतने रुपए का लाभांश सरकार को दिया।
तो हर साल सरकार को अपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से, हर साल आरबीआई जैसी संस्थाओं से लाभांश के रूप में कुछ पैसा प्राप्त होता है। और इस पैसे को सरकार कहां रखती है? इस पैसे को सरकार गैर कर राजस्व में दिखाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में दिखाती है। ठीक उसी प्रकार सरकार कई प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस देती है, कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं देती है, जैसे करेंसी प्रिंटिंग करवाती है, डाक टिकट प्रिंटिंग करवाती है। इन पर भी सरकार को आय होती है और इनसे भी होने वाली आय को नॉन टैक्स रेवेन्यू में सरकार रखती है। इसके साथ ही साथ सरकार कुछ जनरल सर्विस भी देती है, कुछ सामान्य सेवाएं भी देती है, इनसे भी सरकार को आय होती है। जैसे इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करती है, विद्युत वितरण का काम सरकारें करती हैं, सरकारें बैंकिंग सर्विस देती हैं, सरकारी इंश्योरेंस सर्विस देती हैं। इससे भी जो इनकम होती है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल करती है। साथ साथ समय समय पर सरकारें तमाम प्रकार की फीस जनता से लेती है। जितने भी प्रकार की फीस ली जाती है उसका कलेक्शन जब सरकार के खजाने में जाता है तो उसे भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखते हैं। समय समय पर तमाम प्रकार के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जुर्माने लगाते हैं, सरकार के कई प्राधिकरण जुर्माने लगाते हैं। जुर्माने से जो राशि आती है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखा जाता है। इसके अलावा सरकारों को समय समय पर ग्रांट मिलते हैं, अनुदान मिलते हैं, कई विकसित देशों द्वारा मिलते हैं, कई वैश्विक संस्थाओं द्वारा मिलते हैं। इन अनुदानों से भी जो पैसा प्राप्त होता है उसे भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखते हैं। तो ये रहा राजस्व खाते से होने वाला, आने वाला पैसा, जिसे हम राजस्व की प्राप्तियां कहते हैं। हम जब रेवेन्यू अकाउंट की बात किए थे यहां शुरू में ही, तो हमने आपसे स्पष्ट कहा था कि ये जो हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, राजस्व खाता है, इसमें एक हम देखेंगे राजस्व प्राप्तियों के बारे में और फिर देखेंगे राजस्व के व्यय के बारे में। तो राजस्व प्राप्तियों के बारे में तो हमने देख लिया कहां कहां से पैसा आता है, टैक्स रेवेन्यू से कौन कैसे पैसा आता है, कौन कौन सा पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे राजस्व व्यय की, तब हमारा रेवेन्यू अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए राजस्व व्यय की बातें करते हैं, समझाते हैं राजस्व व्यय अर्थात राजस्व के खर्चे। तो सरकार अपने राजस्व व्यय को परिभाषित करती है, इसे डिफिनेशन देती है। सरकार कहती है कि हमारे द्वारा खर्च किया गया वह पैसा या सरकार द्वारा खर्च किया गया वह पैसा जिससे किसी प्रोडक्टिव एसेट्स, जिससे किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं होता, वह राजस्व के खर्चे कहलाता है। यानी सरकार कह रही है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन कोई प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं बन रहा है, कोई उत्पादक संपत्ति नहीं बन रही है जो हमें पैसा कमा के दे। अर्थात सड़कें नहीं बन रही है, पुल नहीं बन रहा है, रेलवे नहीं बन रहा है, उद्योग नहीं बन रहे हैं। ये सब क्या है? उत्पादक संपत्तियां हैं। तो सरकार कह रही है कि हमारे द्वारा खर्च किया गया वह पैसा जिससे किसी प्रोडक्टिव एसेट्स का निर्माण नहीं होता है, उत्पादक संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, उसे हम राजस्व व्यय में शामिल करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं, या साधारण भाषा में कहें तो उसे हम राजस्व के खर्चे में शामिल करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जब इन पैसों के खर्च करने से किसी प्रोडक्टिव एसेट्स का सृजन नहीं होता है, कोई उत्पादक संपत्तियां नहीं बनती है, तो सरकार इनको खर्च क्यों करती है? दरअसल सरकार इनको खर्च इसलिए करती है क्योंकि यह खर्च जरूरी है सरकार को चलाने के लिए, और सरकार के जो कल्याणकारी कार्य हैं उनको करने के लिए यह खर्च जरूरी है। यानी भले ही राजस्व व्यय किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं कर रहा हो, लेकिन जो राजस्व व्यय है वह सरकार को चलाने के लिए और सरकार के कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा पैसा राजस्व के खर्चे में आता है। तो सरकार जो ब्याज भुगतान करती है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है, शुरू वाली बात आ गई ना। सरकार ने कर्ज लिया हुआ है, विदेशों से भी कर्ज लिया है, देश के अंदर से भी कर्ज लिया है। जब कर्ज चुकाएगा, सरकार चुकाएगी तो बताएगी हम किस खाते में रखें। यहां मूलधन की नहीं, यहां ब्याज की बात हो रही है। तो सरकार ने अगर कर्ज लिया है तो हर साल वो ब्याज का भुगतान भी कर रही है। अब अंतर समझना, सरकार ने जो कर्ज बांटा था उस पर उसे ब्याज मिल रहा था, तो जो ब्याज मिल रहा था वो कहां दिखा रही थी? राजस्व की प्राप्तियों में। लेकिन यहां उस पैसे की बात हो रही है जो सरकार ने कर्ज के रूप में लिया है। मान लो सरकार ने 2020 में कुछ कर्ज लिया था, 2030 में चुकाना है, तो हर साल उसका ब्याज तो चुकाएगी। तो अभी 2023-24 का बजट लेकर के आई तो सरकार बताई है कि हमने इतना पैसा
चुकाया है ब्याज भुगतान के रूप में। तो जो ब्याज भुगतान के रूप में चुकाया है वह किस खाते में रखेगी? राजस्व व्यय में रखेगी। याद रखिएगा, यहां हम आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, यहां हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और इस चैप्टर के बाद तुरंत जब पढ़ लीजिएगा तो हमने आपको बजट पढ़ाया है इसी चैनल पर। जिन लोगों ने बजट देख लिया है कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा है इसी चैनल पर सर्च कीजिएगा यूनियन बजट 2023-24 और एक बार उसको देख करके अच्छे से उसका नोट्स बना लीजिएगा। एग्जाम तक 2-3 बार दोहरा लीजिएगा, बजट से आने वाला एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और इन क्लासेस को भी बहुत गौर से देखिएगा। हम जटिल इकोनॉमी की जटिल अवधारणाओं को यूट्यूब पर इसलिए ही लेकर के आए हैं क्योंकि इकोनॉमी ही विशेष करके हिंदी माध्यम में प्रीलिम्स बीट करने में बाधक बन रही है। बाधक इसलिए बन रही है क्योंकि इकोनॉमी से सवाल कम नहीं होने वाले हैं, हर साल सवाल बढ़ते ही रहेंगे और जिस साल नहीं बढ़ेगा उस साल भी 20 उस सवाल के आसपास का स्टैंडर्ड सवाल होता है। क्यों? क्योंकि युग आर्थिक उदारीकरण का है, युग इकोनॉमी का है। आज के दौर में आप सिविल सर्वेंट है, आप खुद समझते होंगे, सब कुछ को इग्नोर कर सकते हैं, इकोनॉमी कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो यूपीएससी अपने एस्पिरेंट से, अपने विद्यार्थियों से, अपने होने वाले अफसरों से यह उम्मीद करती है कि वो इकोनॉमी को तो बेहतर जाने समझे बूझे। इसलिए इकोनॉमी में सवाल करंट के रहते हैं, इकोनॉमी में सवाल कृषि उद्योग इत्यादि से रहते हैं। साथ साथ इकोनॉमी में उन टॉपिक से प्रीलिम्स में खूब सवाल आते हैं जो कॉन्सेप्ट के सवाल हैं। यह कॉन्सेप्ट सीरीज हम चला रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को हम आसान भाषा में समझा लें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों के लिए कि बड़ी से बड़ी चीजों को छोटी छोटी में समझा लें। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ भी रहे होंगे, और समझ रहे होंगे तो खूब ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, हमें भी बताइएगा कि आप समझ रहे हैं। समझ में आ गई बात में? तो बात करते हैं राजस्व व्यय की, राजस्व के खर्चे की। कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि वह खर्चा जिससे किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं होता, जिससे किसी प्रोडक्टिव एसेट्स का सृजन नहीं होता, उस समस्त खर्चे को हम कहां रखते हैं? राजस्व व्यय में रखते हैं। सरकार सफाई भी दे रही है कि भले ही इससे किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है, लेकिन यह खर्चा जरूरी है क्योंकि यह खर्चा, इसी खर्चे से सरकार चलती है। सरकार को चलाने के लिए यह खर्चा जरूरी है, कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए यह खर्चा जरूरी है। अगर इस खर्चे की लिस्ट देखी जाए तो सरकार जो हर साल पिछले वर्ष के लिए गए कर्जों पर ब्याज भुगतान करती है, उसे भी राजस्व के खर्चे में शामिल किया जाता है। सरकार जो डिफेंस में विशेष करके कर्मचारियों की, हमारे सैनिकों की या रिटायर्ड सैनिकों के सैलरी और पेंशन पर खर्च करती है, उसे भी डिफेंस के खर्चे में रखा जाता है या उसे भी राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। इसके अलावा सरकार जो सब्सिडी देती है हर साल गरीबों को, सब्सिडी का जितना भी पैसा होता है वह सब्सिडी का पैसा राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। इसके अलावा सरकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, लोक प्रशासन पर, राज्य के मुख्य सचिव से लेकर के पटवारी लेखपाल तक की जो तनख्वाह जाती है, यानी पूरा लोक प्रशासन चलाने में जो खर्चे आते हैं, उन पर जो पैसा खर्च करती है उनको राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। राज्यों को दिए जाने वाले जो फाइनेंशियल ग्रांट्स हैं, जो वित्तीय अनुदान हैं, इन पर जो पैसा खर्च करती है उसे राजस्व व्यय में रखा जाता है। हर साल अपने बजट में सरकार राज्यों को कुछ अनुदान के रूप में पैसा देती है, कुछ ग्रांट के रूप में पैसा देती है, कुछ कर्ज के रूप में पैसा देती है। जो एक ग्रांट के रूप में पैसा देती है ना, अनुदान के रूप में पैसा देती है, वो पैसा वापस नहीं मिलता है, ठीक ना? तो इसे भी हम कहाँ रखते हैं? राजस्व व्यय के रूप में रखते हैं। इसके अलावा एक होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। हर राज्यों के पास एक फंड होता है ताकि आपदा आए तो तुरंत आपदा का मुकाबला उसी पैसे को खर्च करके करे। अब केंद्र सरकार क्या करती है? अपने पास एक फंड बनाती है जिस फंड का नाम रखती है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड,
और जब भी किसी राज्य में आपदा आती है तुरंत अपने पैसे से इस स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, जो केंद्र सरकार का फंड है, इससे पैसा ट्रांसफर कर देती है संबंधित राज्य में। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 10,000 करोड़ रुपए रखे हैं। उत्तराखंड में कोई कुछ बात आ गई, कोई हिम्मत पिघल कर गया, तो चलो भाई 500 करोड़ उत्तराखंड को दे दो। उड़ीसा में कोई तूफान आ गया तो 800 करोड़ उसको दे दो। कश्मीर में कुछ हो गया 1000 करोड़ उसको दे दो। तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, केंद्र पैसा देते रहता है। तो इस खर्चे को भी जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड पर दिया जाने वाला पैसा होता है, इस मद में जो खर्च किया जाने वाला पैसा होता है, इसको भी किस में रखते हैं? इसको भी रखते हैं राजस्व के व्यय में। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों के जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय हैं, इन ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की सहायता के लिए भी राज्यों को कुछ फंड देती है। हर राज्य को देती है कि आप अपने लोकल बॉडी को, ग्राम पंचायतों को, नगर निगमों को पैसा देंगे, और ये सारे के सारे पैसे किस में खर्च किए जाते हैं? राजस्व व्यय में खर्च किए जाते हैं। तो आपने समझ लिया राजस्व प्राप्तियां क्या हैं और राजस्व व्यय क्या है। तो अगर कुछ यूं हम कहें, आइए बैकग्राउंड में आपको ले चलते हैं। अगर हम कुछ भी ये कहें कि रेवेन्यू अकाउंट, और रेवेन्यू अकाउंट में आ गया हमारे पास क्या? राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया? राजस्व व्यय। इकोनॉमी जैसे जटिल विषय को हम पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट के साथ गुणवत्ता से बगैर समझौता किए आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी कोशिश आप तक पहुंच रही है, रंग ला रही है, तो हमें सूचित जरूर करना। तो रेवेन्यू अकाउंट, दो चीजें आ गई, राजस्व प्राप्तियां आ गई और राजस्व व्यय आ गया। राजस्व प्राप्तियां आ गई और राजस्व व्यय आ गया। अब देखो, अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए, यह जो राजस्व प्राप्तियां, यह क्या है? यह आय है। जो व्यय है, यह क्या है? खर्चे हैं। अगर मान लीजिए व्यय अधिक है, व्यय क्या है? अधिक है, और इसकी तुलना में जो आय है वो क्या है? कम है। सपोज दैट, कल्पना कीजिए कि हम राजस्व खाते में जो व्यय कर रहे हैं वो 120 रुपए का है, और जो राजस्व प्राप्तियां हैं वह 100 रुपए का है। तो हम क्या कहेंगे? जो रेवेन्यू अकाउंट है वो 20 रुपए के घाटे में चल रहा है। जब भी राजस्व व्यय अधिक होगा, राजस्व प्राप्तियां उसकी तुलना में कम होगी, तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। यही तो कहा जाएगा कि जब राजस्व व्यय अधिक है, उसकी तुलना में कमाई कम है, प्राप्तियां कम है, तो क्या होगा? हमारा राजस्व खाता क्या जाएगा? घाटा में जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी राजस्व प्राप्तियां अधिक हो गई और उसकी तुलना में जो हमारा राजस्व व्यय है वह कम हो गया, मान लीजिए यहां पर 120 रुपए की आय हो गई और यहां खर्चे 100 रुपए ही हुए, तो 20 रुपए तो बच गया ना? 20 रुपए तो बच गया ना? यानी हमारा रेवेन्यू अकाउंट फायदे में जा रहा है। जब फायदे में जाता है तो कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट सरप्लस में जा रहा है, राजस्व अधिशेष की स्थिति है। तो जब भी राजस्व व्यय कम होगा, उसके तुलना में राजस्व प्राप्तियां अधिक होगी, तो उस स्थिति को हम कहेंगे राजस्व अधिशेष की स्थिति। उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? राजस्व अधिशेष की स्थिति। उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? राजस्व अधिशेष की स्थिति। तो आइए देखते हैं क्या है भाई। तो शब्द आया है राजस्व घाटा, शब्द है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो परिभाषा आप लोगों ने समझ ली, तो सीधी सी बात है, वह तो आपके नोट्स बनाने के लिए हम दिखा रहे हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिलता है, सीधे सीधे इन्हीं बातों को याद कर लेना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्थात राजस्व व्यय, यदि रेवेन्यू रिसिप्ट्स राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, यानी राजस्व का जो व्यय है वह राजस्व प्राप्तियों से क्या हो? अधिक हो,
तो जब भी राजस्व का व्यय राजस्व की प्राप्तियों से अधिक होता है तो उस स्थिति को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, राजस्व घाटे की स्थिति कहते हैं। अर्थात रेवेन्यू अकाउंट में सरकार को जितना पैसा प्राप्त हो रहा है उससे ज्यादा पैसा सरकार खर्च कर रही है। इस रेवेन्यू अकाउंट में सरकार को जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा पैसा सरकार क्या कर रही है, खर्च कर रही है। और जब जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा पैसा सरकार खर्च कर रही है तो इसी स्थिति को रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटे की स्थिति कहते हैं। राजस्व घाटे की स्थिति तो लंबे समय तक बनी रही, लेकिन पर्टिकुलर इस शब्द का प्रयोग 1997-98 के बजट में भारत सरकार ने किया। तो राजस्व घाटा शब्द का प्रयोग 1997-98 के बजट से भारत सरकार ने किया। तो ये रहा राजस्व घाटा। अब हम देखते हैं कि चलो भाई, एक स्थिति तो यह भी हो सकती है कि राजस्व अधिशेष की स्थिति हो। इसका भी देखते हैं क्या कहते हैं। तो याद रखना, यदि सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व के खर्चे से अधिक हों, यानी जितना खर्च कर रही है उससे ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इसे रेवेन्यू सरप्लस या राजस्व अधिशेष की स्थिति कहते हैं। अब थोड़ा मूल्यांकन करते हैं। राजस्व घाटा अच्छा है कि राजस्व अधिशेष अच्छा है? अच्छा, यह शब्द ऐसा है कि जो हम कहते हैं कि राजस्व घाटा अच्छा है कि राजस्व अधिशेष अच्छा है, प्रीलिम्स में यहां से कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं। अभी मेंस के कॉन्सेप्ट पर हम नहीं आ रहे हैं। तो जो आप लोग सुनते होंगे कि राजस्व घाटा अच्छा है कि राजस्व के फायदे की स्थिति अच्छी है, राजस्व अधिशेष अच्छा है, तो सुनने में लगता होगा घाटा कहीं अच्छा होता है। दुनिया में किसी भी किस्म का घाटा हो अच्छा कहां होता है? तो आप लोग तुरंत कह दोगे घाटा वाला ठीक नहीं है गुरुजी, फायदे वाला ही ठीक है, राजस्व अधिशेष ही ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या ठीक है। एक एक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। पहले राजस्व घाटे को लेते हैं, फिर राजस्व अधिशेष की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, फिर देखते हैं बेहतर स्थिति, संतुलित स्थिति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, आइए पहले इसकी बात करते हैं। देखो, जब हमने राजस्व खर्चे की बात की थी तो एक परिभाषा बताई थी कि राजस्व के खर्चे वे खर्चे हैं जिससे किसी प्रोडक्टिव एसेट्स का क्रिएशन नहीं होता है, किसी उत्पादक संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। और राजस्व घाटा तभी न होगा भाई जब राजस्व से जितनी प्राप्तियां हो रही हैं उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। तो राजस्व के खर्चे यदि अधिक हो रहे हैं, इसका मतलब सरकार उन क्षेत्रों में पैसा खर्च कर रही है जिससे किसी उत्पादक संपत्ति का क्रिएशन नहीं हो रहा है, किसी प्रोडक्टिव एसेट्स का निर्माण नहीं होता है। भाई राजस्व के खर्चे अधिक होंगे तभी तो राजस्व के घाटे होंगे। और अगर किसी देश का बजट राजस्व घाटे में जा रहा है तो साफ कह रहा है कि सरकार उन क्षेत्रों में पैसा अधिक खर्च कर रही है जिससे किसी उत्पादक संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। अब जब राजस्व घाटे की स्थिति आएगी तो कहेगी, राजस्व घाटे की स्थिति कहती है, अपने आप कहती है कि सरकार पैसा खर्च कर रही है लेकिन कोई एसेट्स नहीं क्रिएट कर पा रही है। और इस स्थिति को जब भी किसी अर्थशास्त्री के नजरिए से आप देखोगे, फाइनेंशियल पॉलिसी के नजरिए से देखोगे, तो लगेगा बहुत गड़बड़ स्थिति है। इसीलिए जब भी राजस्व घाटे की स्थिति होती है तो फाइनेंशियल पॉलिसी के क्षेत्र में, वित्तीय नीतियों के क्षेत्र में अधिक राजस्व घाटे की स्थिति को, अधिक रेवेन्यू डेफिसिट की स्थिति को क्या माना जाता है? आर्थिक अपराध माना जाता है। क्या माना जाता है? आर्थिक अपराध माना जाता है। तो याद रखना, एक पक्ष यह भी होता है कि अधिक राजस्व घाटे को जब हम फाइनेंशियल पॉलिसी के नजरिए से देखते हैं, सिर्फ अभी हम कल्याण के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, वेलफेयर के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक अर्थशास्त्री के नजरिए से देख रहे हैं। और जब भी आर्थिक नजरिए से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अधिक राजस्व घाटे की स्थिति का मतलब ही यही होता है
कि हम एक किस्म का आर्थिक अपराध कर रहे हैं। कोई भी देश यदि अधिक राजस्व घाटे को दिखा रहा है तो वह आर्थिक अपराध कर रहा है, उसकी आर्थिक नीतियां ठीक ठाक नहीं है। तो एक पक्ष रहा राजस्व घाटे का ये। अब अगर दूसरा पक्ष हम राजस्व अधिशेष की देखें, इसके बाद हम अपना मत रखेंगे। अपना मतलब संतुलित मत, देश के अर्थशास्त्रियों का मत। अगर हम राजस्व अधिशेष की स्थिति देखें तो राजस्व अधिशेष मतलब क्या? राजस्व खाते में सरकार को जितना पैसा मिल रहा है उतना खर्च नहीं कर पा रही है, बच जा रहा है। भारत में बड़ी मजेदार हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही भारत ने राजस्व अधिशेष की स्थिति प्राप्त कर ली थी। यानी जो हम सेकेंड 5th ईयर प्लान लेकर के आए थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना लेकर के आए थे, उस दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही भारत ने राजस्व अधिशेष की स्थिति प्राप्त कर ली थी, रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति प्राप्त कर ली थी। और उस समय की सरकारों ने ने ढोल मजीरे बजा बजा करके गाया था कि वाह वाह, देखो असली आजादी आ गई, हमने राजस्व अधिशेष की स्थिति प्राप्त कर ली, हमने जितना खर्च किया उससे ज्यादा कमा लिया। लेकिन ये तो सरकार के ढिढोरची बोल रहे थे। सच ये है कि इससे अर्थव्यवस्था को कोई फायदा ही नहीं हुआ था। आप कहोगे अजीबोगरीब स्थिति है, हमारा रेवेन्यू अकाउंट अधिशेष में भी जा रहा है और अर्थव्यवस्था को फायदा भी नहीं हो रहा, ये कैसे संभव है? हां है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने राजस्व अधिशेष की स्थिति प्राप्त कर ली थी, लेकिन इससे हमें फायदा नहीं हुआ था। उल्टे अर्थव्यवस्था में कई बुराइयां आ गई थी। अब कहोगे रेवेन्यू सरप्लस का बुराइयों से क्या लेना देना है? दरअसल है, ये इतिहास का सच है। हुआ यह था कि जो राजस्व अधिशेष की स्थिति आई थी, रेवेन्यू अकाउंट में जो अधिक पैसा आया था, सरकार ने इसके लिए उस समय टैक्स को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। आम आदमी कहता है कि अमीर से खूब टैक्स ले लो, अमीर से खूब टैक्स ले लो। टैक्स को बढ़ा करके जो आय प्राप्त की जाती है वह एक किस्म का नैतिक ही नहीं आर्थिक अपराध होता है। नैतिक अपराध तो है ही है। तो कहोगे कैसे आय प्राप्त की जाए? हमेशा टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए। हम आपको टैक्स सिस्टम समझाएंगे, बढ़ाएंगे। टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए। टैक्स बढ़ा करके अधिक आय नहीं लानी चाहिए, टैक्स नेट बढ़ा करके अधिक आय लानी चाहिए। अर्थात जिस पर टैक्स ले रहे हैं उस पर और अधिक टैक्स नहीं थोपना है। व्यवस्था ऐसी बनानी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में शामिल हो, यानी पहले जो लोग कर नहीं दे रहे थे वो भी कर व्यवस्था में शामिल हो जाएं। जैसे जीएसटी इसलिए नहीं लाई गई है कि कर को बढ़ा दिया जाए, जीएसटी इसलिए लाई गई ताकि टैक्स नेट को बढ़ा दिया जाए। जो कर व्यवस्था से छूट जा रहे थे वो लोग भी कर व्यवस्था में शामिल हो जाए। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने उल्टी चाल चल दी थी, टैक्स बढ़ा करके राजस्व खाते की आय बढ़ा ली थी। और जब कर बढ़ गया तो अत्यधिक करों के कारण भारत में यही वो दौर है जहां से कर चोरी शुरू हुई। कहां से? यहीं से कर चोरी शुरू हुई, क्योंकि देने वाले तो बहुत कम लोग हैं और जो देने वाला है उससे और ज्यादा वसूलने लगोगे तो वह चोरी के रास्ते अख्तियार करता है। यहीं से अर्थव्यवस्था में पहली बुराई कर चोरी की आई थी। उस कर चोरी की अर्थव्यवस्था ने ही, कर चोरी की घटना ने ही काला धन को जन्म दिया था। भारत में काला धन कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी दौर की बात है। और काला धन कौन धन होता है? वही धन, वही कमाई जिस पर कर न चुकाया गया हो, वही कमाई तो काला धन बन जाती है। और जब यहीं से कर चोरी ने काला धन को जन्म दिया और काला धन ने भ्रष्टाचार को जन्म दे दिया। काला धन ने क्या दिया? भ्रष्टाचार को जन्म दिया। काला धन ने क्या दिया? भ्रष्टाचार को जन्म दिया। कर चोरी के बाद काला धन आया। अब काला धन छुपाओगे कैसे? तो जाहिर सी बात है, सरकारी अधिकारी, नेता, व्यापारी आपस में मिलेंगे और इन तीनों का मिलना ही तो भ्रष्टाचार की जननी है। यहीं से क्रोनी कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। शासन में देखो नेताजी बैठे हुए हैं, ठीक, कोई व्यापारी आया, इनके मुंह में पैसा ठूंस दिया। एक कार्टून बना हमने समझाया है। चुप हो गए, कहे ठीक है अपना पैसा रखो। भ्रष्टाचार देखो,
टेबल के नीचे से पैसे के लेन देन हो रहा है, यही तो भ्रष्टाचार है। तो ये सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्व अधिशेष की स्थिति आ गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे नुकसान ही हुआ, क्योंकि करों को बढ़ा करके राजस्व अधिशेष की स्थितियां लाई गई थी। अब सवाल यह है कि भैया राजस्व घाटे की स्थिति भी आर्थिक अपराध है। राजस्व अधिशेष की स्थिति एक बार हम ला करके देख चुके हैं, तो बेहतर स्थिति क्या होनी चाहिए? आप लोगों के दिमाग में यह सवाल गूंज रहा होगा कि गुरुजी उलझा दिए, गोलमोल कर दिए, बेहतर क्या होना चाहिए? तो बेहतर स्थिति क्या होनी चाहिए, उसके कुछ तर्क हैं। तर्क पहला है कि यद्यपि राजस्व के खर्चे से किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं होता है, यह सच है कि राजस्व के खर्चे से किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं होता है, इसीलिए तो राजस्व खर्चे को बुरा माना जाता है। भाई राजस्व खर्चे को बुरा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव एसेट्स बनाता ही नहीं है। तो चूंकि राजस्व के खर्चे से किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है, इसलिए बुरा माना जाता है। लेकिन सवाल यह भी दूसरा यही खड़ा हो जाता है, और बड़ा मौजूद सा सवाल है कि सच है कि राजस्व के खर्चे से किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं होता, लेकिन राज्य कोई व्यापारिक संस्था थोड़े ही है। राज्य सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट का सौदा करेगी, राज्य सिर्फ इसलिए नहीं है कि हर काम लाभ के लिए करेगी। राज्य व्यापारिक संस्था नहीं है। अगर बहुत ध्यान से बात देखें कि जब हम राजस्व खर्चे की बात देखें तो हमें दिखता क्या है कि राजस्व खर्चे का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं पर भी खर्च होता है, सोशल सर्विस पर खर्च होता है। और सामाजिक सेवाओं पर पैसा खर्च करना मतलब विधवा पेंशन पर दिया जा रहा है, वृद्धावस्था पर पेंशन पर दिया जा रहा है, लोगों के घर तक स्वच्छता पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है, लोगों के घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। यही तो है सोशल सर्विस। और जो सामाजिक सेवाओं पर चूंकि राजस्व के खर्चे से ही पैसा आ रहा है, सामाजिक सेवाओं पर जो भी खर्चा हो रहा है वह राजस्व के खर्चे में गिना जा रहा है। और सामाजिक सेवाओं पर खर्चा होना ही कल्याण की आवश्यक शर्त है। और राज्य क्या है? एक कल्याणकारी संस्था है। वी आर वेलफेयर नेशन, हम कल्याणकारी राष्ट्र हैं। हमारा अंतिम 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 उद्देश्य वेलफेयर है। राज्य व्यापारिक संस्था नहीं है, कल्याणकारी संस्था है। और यदि राज्य कल्याणकारी संस्था है तो कल्याण की आवश्यक शर्त है कि सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया जाए। और सामाजिक सेवाओं पर जब खर्च होता है तो उससे किसी उत्पादक संपत्ति का सृजन नहीं होता है। यानी सिर्फ व्यापार के नजरिए से हम राजस्व घाटे का मूल्यांकन नहीं कर सकते। बेहतर स्थिति तो यह होनी चाहिए कि कल्याण पर खर्च हो, सामाजिक सेवाओं पर खर्च हो, लेकिन यह खर्च बैलेंस में हो, संतुलन में हो। खर्चा होना चाहिए लेकिन आय से बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। 100 रुपया कमा के 500 रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। आय और व्यय एक संतुलन में रहना चाहिए, क्योंकि यदि आय से बहुत अधिक खर्च हो जाता है तो अर्थव्यवस्था गतिशील हो जाती है। अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? गतिहीन हो जाती है। सॉरी, गतिशील नहीं, गतिहीन। खर्चा होना चाहिए लेकिन आय से बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आय से बहुत ज्यादा खर्च करोगे अर्थव्यवस्थाएं गतिहीन हो जाएंगी, पाकिस्तान बन जाएंगी अर्थव्यवस्थाएं, जो आज की उसकी हालात है। दूसरी चीज, रही बात रेवेन्यू सरप्लस की, राजस्व अधिशेष की, तो यह होना चाहिए, यह भी स्थिति होनी चाहिए, बेहतर स्थिति है। लेकिन कर को बढ़ाकर नहीं, बल्कि कर के आधार को बढ़ा करके। कर को बढ़ा करके नहीं, यह नहीं कि इनकम टैक्स 20% है तो 40% कर दे, नहीं, ऐसी व्यवस्था लाइए कि ज्यादा से आय इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ जाए। कर का आधार मतलब अधिक करदाता की संख्या को बढ़ाना।
यानी आय बढ़ाइए, कर बढ़ा करके नहीं, करके आधार को बढ़ा करके बनाइए। और कुल मिला जुला करके सबसे बेहतर स्थिति यह है कि रेवेन्यू रेसिप्ट्स, राजस्व की प्राप्तियों और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमेशा एक तार्किक संतुलन बना रहना चाहिए। हमेशा क्या रहना चाहिए? अंतिम निष्कर्ष के है कि राजस्व से आय और राजस्व के खर्चे में हमेशा एक तार्किक संतुलन बना रहना चाहिए। और इसीलिए 2013 में भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया बात कही। 2013 के बजट में एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे जीरो रेवेन्यू डेफिसिट कहा गया, यानी शून्य राजस्व घाटे की बात कही गई। सरकार ने कहा कि हम एक बेहतर संतुलन बनाएंगे, न तो हम रेवेन्यू सरप्लस में जाएंगे, न तो हम रेवेन्यू डेफिसिट में जाएंगे। न तो हम बहुत अधिक रेवेन्यू सरप्लस में जाएंगे क्योंकि राज्य व्यापारिक संस्था नहीं है, और न तो हम बहुत अधिक रेवेन्यू डेफिसिट में जाएंगे क्योंकि अगर अधिक राजस्व घाटे में चले गए तो अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाएगी। तो हम इन दोनों के बीच रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व से आय और राजस्व के खर्चे में एक तार्किक संतुलन रखेंगे, एक नाजुक संतुलन बनाए रखेंगे। और 2013 के बजट में जीरो रेवेन्यू डेफिसिट की संकल्पना लाई गई और हर राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की यह जिम्मेदारी तय की गई कि वह अपनी राजकोषीय नीतियों को ऐसा बनाएं, राजकोष का संचालन ऐसा करें कि जीरो रेवेन्यू डेफिसिट की स्थिति को वो प्राप्त करें। क्या करें? जीरो रेवेन्यू डेफिसिट की स्थिति को प्राप्त करें। अब हम आगे से बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटे की। इसी 2012-13 के दौर में, इसी 2012-13 के बजट में एक और बात लाई गई थी, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यानी एक बात आपने समझा राजस्व घाटा, एक बात आपने समझा राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा मतलब क्या? कि जब राजस्व के खर्चे राजस्व की कमाई से ज्यादा हो जाए। लेकिन दूसरा शब्द आ गया प्रभावी रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो आइए चर्चा करते हैं अब हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पर। तो आइए बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। क्या है ये? ये जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, प्रभावी राजस्व घाटा है, इसकी संकल्पना 2011-12 के यूनियन बजट में लाई गई। और 2011-12 के यूनियन बजट में जब लाई गई, वित्त मंत्री ने उस समय इसे इसलिए लाया ताकि वह अपने राजस्व घाटे को थोड़ा तार्किक आधार दे सके। वित्त मंत्री का जो तर्क था उसे थोड़ा कुछ लाइन में समझाते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस पर। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का कि राजस्व के खर्चे हैं, राजस्व के खर्चे हैं। अब राजस्व के खर्चे अधिक हैं इसलिए राजस्व घाटा है। भाई खर्चे अधिक होंगे तो भी तो राजस्व घाटा है। वित्त मंत्री ने तर्क दिया कि जो हमारे राजस्व के खर्चे हैं उसमें वे ग्रांट भी शामिल हैं, वे अनुदान भी शामिल हैं। जो अनुदान राज्यों को दिया जाता है, स्टेट को दिया जाता है। यहां तक बात सही थी। वित्त मंत्री ने अगला तर्क दिया कि यह जो ग्रांट हम स्टेट को दे रहे हैं, यह स्टेट में जैसे हम दे रहे हैं नगर पंचायतों को, ग्रामीण निकायों को, हम कहीं दे रहे हैं किसी राज्य की योजनाओं को, हम कहीं दे रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, या अनुदान के रूप में दे रहे हैं कि राज्य को हेल्थ के सेक्टर में काम करना है, एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहा है, राज्य को अपने म्युनिसिपल बॉडीज के लिए काम करना है। तो वित्त मंत्री ने कहा कि हम अनुदान राज्यों को दे रहे हैं और इस ग्रांट के पैसे को हम राजस्व के खर्चे में शामिल तो कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा स्टेट को जो हम ग्रांट दे रहे हैं इससे भी कई उत्पादक संपत्तियों का निर्माण हो रहा है, इससे भी कई प्रोडक्टिव एसेट्स बन रहे हैं। और वित्त मंत्री ने तर्क दिया कि जितने पैसे की उत्पादक संपत्तियों का निर्माण हो रहा है इसे घाटे में नहीं गिना चाहिए। वित्त मंत्री का तर्क था कि एक बार राजस्व घाटे को निकालिए और उसमें से उस पैसे को घटा दीजिए जिससे उत्पादक संपत्तियों का निर्माण हुआ है, और जो आए उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहिए, यही हमारा असली राजस्व घाटा है। यह एक कॉन्सेप्ट हमने हल्का सा दिया। तो आइए बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटे की।
यानी प्रभावी राजस्व घाटा लाया जाता है 2011-12 के बजट में, और केंद्र सरकार कहती है कि हमारे राजस्व घाटे में, केंद्र सरकार का तर्क है कि हमारे राजस्व घाटे में वे व्यय भी शामिल हैं जिसे वह राज्यों को अनुदान के रूप में देती है। कहती है जो ग्रांट के खर्चे हैं वो अभी तो हमारे राजस्व घाटे में शामिल हैं, साथ ही साथ सरकार कहती है कि जो हम अनुदान देते हैं इसमें जो पैसा शामिल है, जैसे स्थानीय निकायों को दिया गया पैसा, स्थानीय स्तर की विकास परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्यों को दिया जाता है। फिर सरकार कहती है कि राज्यों को हम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी कुछ अनुदान देते हैं। इस ग्रांट के पैसे को भी हम किस में शामिल कर लेते हैं? राजस्व के खर्चे में शामिल कर लेते हैं। केंद्र सरकार अगली तर्क देती है कि विभिन्न परियोजनाओं को भी हम पैसा देते हैं जिसको हम ग्रांट के रूप में शामिल कर लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पैसा दिए, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में पैसा दिए, और इन सबको ग्रांट के रूप में शामिल करते हैं और इन सारे खर्चे को हम राजस्व घाटे में दिखाते हैं। 2011-12 के बजट में वित्त मंत्री ने तर्क रखा कि ये जो हम ग्रांट के रूप में पैसे दे रहे हैं इसमें सभी पैसे से तो नहीं, लेकिन एक बड़े हिस्से से, यानी अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं तो कम से कम 30-40 रुपये ऐसे हैं जिससे कई प्रकार की विकासशील परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जैसे स्कूल की बिल्डिंगें बनती हैं, अस्पताल की इमारतें बनती हैं, ग्रामीण सड़कें बनती हैं, सिंचाई और संरचना बनती हैं। अगली बात वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वो तर्क रख रहे हैं कि चूंकि इससे विकासशील संपत्तियों का निर्माण हो रहा है इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट में इसे शामिल नहीं करना चाहिए। और यहीं पर आकर के सरकार ने यह तर्क दिया कि जो वास्तविक रेवेन्यू डेफिसिट होगा तब निकलेगा जब राजस्व घाटे से अनुदान के उस पैसे को निकाल दिया जाए जिससे संपत्तियों का निर्माण हो रहा है। अनुदान के उस पैसे को निकाल दिया जाए जिससे संपत्तियों का निर्माण हो रहा है, अर्थात इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तब आएगा जब राजस्व घाटे में से पूंजीगत संपत्तियों के लिए दिया गया जो अनुदान का पैसा है वह निकाल दिया जाए, तभी वास्तविक घाटा सामने आएगा और इसी घाटे से हमारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यहां तक आपने राजस्व खाते को समझा, राजस्व घाटे को समझा। अब हम आगे आएंगे पूंजीगत खाते पर। अभी थोड़ी देर पहले जब हम पूरी बात बता रहे थे तो हमने बताया था कि जो पब्लिक अकाउंट होता है वह रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से मिलकर के बनता है। तो रेवेन्यू अकाउंट हमने समझ लिया, अब थोड़ा कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, पूंजीगत खाते की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं पूंजीगत खाते की, कैपिटल अकाउंट की, तो इस पूंजीगत खाता भी, यह जो पूंजीगत खाता यह दो चीजों से मिलकर के बना है। एक है पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीव्ट्स, अर्थात इसमें यह देखेंगे कि पूंजीगत खाते में पैसा किन किन स्रोतों से आ रहा है। जहां आ रहा है वो क्या है? रिसीव्ट्स है, प्राप्तियां हैं। फिर देखेंगे कि इस खाते में पैसा किन किन मद पर खर्च हो रहा है। जो पैसा खर्च हो रहा है उसे हम पूंजीगत व्यय कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। समझ में आ गई बात? उसे हम क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो आइए थोड़ा सा पहले हम पूंजीगत प्राप्तियों की बात करते हैं, फिर हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं, कैपिटल रिसीव्ट्स की बात करते हैं, फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो जब हम पूंजीगत प्राप्तियों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि सरकार द्वारा प्राप्त मतलब आया, पास आ रहा है, वह सभी पैसा या वह सभी प्राप्तियां जो गैर राजस्व स्रोतों से आती हैं, यानी गैर राजस्व स्रोतों के अलावा, राजस्व के अलावा जितने भी स्रोत से पैसा आता है उसे पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल करते हैं। यानी पहले हमने जो राजस्व प्राप्तियां पढ़ी हैं कि किन किन स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों में पैसा आ रहा था, इसके अलावा जो भी पैसा सरकार के पास आता है, जिन जिन स्रोतों से आता है, उन सभी को पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। उसी को कहा जाता है कि गैर राजस्व स्रोतों से प्राप्त पैसा, अर्थात राजस्व के अलावा जो पैसा आ रहा है, राजस्व स्रोतों के अलावा जो पैसा आ रहा है, उसे हम क्या कह देंगे? पूंजीगत प्राप्तियां कह देंगे। इस पूंजीगत प्राप्तियों में जो पैसा आता है उसका उद्देश्य निवेश करना होता है कि पैसे को कहीं निवेश किया जाए।
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर गैर राजस्व जो से जो पैसा आता है वो कहां कहां से आता है, यानी इसको दूसरी भाषा में कहें कि पूंजीगत प्राप्तियों में जो पैसा मिलता है हमें, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो जब हम पूंजीगत प्राप्तियों के पैसे की गणना करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपको बता रहे हैं। पहला है ऋणों की वसूली। याद रखना, जो सरकार होती है वह पिछले वित्तीय वर्षों में देश के अंदर और विदेशों में कई प्रकार के ऋण दिए रहती है। वह देश के अंदर भी कर्जे बांटी हुई है, देश के बाहर भी कई प्रकार की ऋण दी हुई है। मान लीजिए 2020 में दी थी, 2023-24 में वापस आ गया, मूलधन वापस आ गया। हम यहां ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं, यहां मूलधन की बात कर रहे हैं। ब्याज का पैसा जो आता हो तो राजस्व प्राप्तियों में रख लिया जाता है, लेकिन जब मूलधन की वापसी होती है, जितना पैसा दिया था उस मूल ऋण की जब वापसी होती है, तो इस ऋण की वापसी से जो पैसा मिलता है उस पैसे को हम कहां रखते हैं? उस पैसे को हम रखते हैं पूंजीगत प्राप्तियों में। यानी मान लीजिए सरकार ने 100 रुपया आज के 5 साल पहले दिया था, तो 100 रुपया मान लीजिए 2018 में दिया था 100 रुपया, 2018 में दिया था 100 रुपया, तो 2023-24 के बजट 2023-24 में यह जब 100 रुपया वापस आएगा तो इस 100 रुपये से जो वापस आएगा इसको हम रख देंगे पूंजीगत प्राप्तियों में। रही बात इस पैसे पर मिलने वाली ब्याज की, तो हर साल जो इससे ब्याज मिलता है उसे हम कहां रखे थे? उसे हम राजस्व प्राप्तियों में रखे थे। यह एग्जाम के लिए माइन्यूट चीज है, याद रखना। मूलधन वापस आता है तो उसकी गणना हम पूंजीगत प्राप्तियों में करते हैं, लेकिन उस पर जो ब्याज मिला होता है पहले ही हमने बता दिया है, ब्याज का पैसा हमेशा राजस्व प्राप्तियों में गिना जाता है। तो सरकार जब ऋणों की वसूली करती है, उसके मूल ऋण वापस आते हैं, तो मूल ऋण में जो पैसा वापस आता है उसे हम रखते हैं पूंजीगत प्राप्तियों में। ठीक, इसके साथ साथ ये तो एक पैसा हो गया। दूसरा पैसा, सरकार सिर्फ कर्ज देती ही नहीं है, सरकार कर्ज लेती भी है। तो सरकार जब हर वित्तीय वर्ष में जो कर्ज लेती है, उस कर्ज में जितना भी पैसा उसे प्राप्त होता है उसे सरकार कैपिटल रिसिप्ट्स कहती है। यानी सरकार जो भी हर वित्तीय वर्ष में उधारी लेती है, उस उधारी के पैसे को क्या कहा जाता है? उस उधारी के पैसे को पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। अगर हम सरकार की उधारी की बात करें तो सरकार उधारी में दो रूप में पैसा लेती है। एक को कहा जाता है आंतरिक कर्ज और दूसरे को कहा जाता है बाह्य ऋण, यानी बाहर से लिया गया पैसा। जो आंतरिक कर्ज है उसमें सरकार आरबीआई से उधार ले लेती है, अन्य बैंकों से उधार ले लेती है। जो बाह्य कर्ज है उसमें सरकार विश्व बैंक से उधार लेती है, आईएमएफ से उधार लेती है, दूसरे देश की सरकारों से उधार लेती है, अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार लेती है, और उधार के द्वारा जो भी पैसा उसे प्राप्त होता है उसे सरकार अपनी पूंजीगत प्राप्तियों में दिखाती है। इन सब के अलावा सरकार को पूंजीगत प्राप्तियों में एक बड़ा पैसा प्राप्त होता है जिसे अदर रिसीव्स या अन्य प्राप्तियां कहते हैं। तो तीसरा है अन्य प्राप्तियां। एक बार समझना होगा ये अन्य प्राप्तियां होती क्या हैं। याद रखिए, सरकार विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है, विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों का इस्तेमाल करती है। फाइनेंशियल मार्केट आपको हम पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। सरकार जो विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों का इस्तेमाल करती है वह इस्तेमाल करती है लंबे समय की पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए। जैसे बॉन्ड क्या है? सरकार की लंबे समय की वित्तीय जरूरत इससे पूरा होती है। सरकार को अगर कहीं 10,000 करोड़ निवेश करना है, चलो भैया कोई बिजली परियोजना लगानी है, 10,000 करोड़ लगेगा, 5 साल के लिए पैसे की जरूरत है, सरकार बॉन्ड जारी कर देगी, बॉन्ड को बाजार में बेचेगी और 10,000 करोड़ इकट्ठा कर लेगी, बिजली परियोजना लगा देगी। बाद में 5 साल बाद जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, लोग वापस लेने आएंगे तो उसकी मैच्योरिटी पर बॉन्ड का पैसा वापस कर देगी। तो सरकार अपने निवेश के पैसे को जुटाने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों का इस्तेमाल करती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है। जैसे बॉन्ड मार्केट से पैसे उठाती है, म्यूचुअल फंड से पैसे लेती है, कई प्रकार की लघु बचत योजनाएं चलाती है, उससे पैसे लेती है, इंदिरा विकास पत्र जारी करती है, उससे पैसे लेती है, किसान विकास पत्र जारी करती है, उससे पैसे लेती है। और जितने प्रकार के वित्तीय उपकरणों से जो भी, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वित्तीय उपकरणों के उदाहरण हैं।
इन वित्तीय उपकरणों से जो भी पैसा उसे प्राप्त होता है उसे सरकार अपने अन्य प्राप्तियों में रखती है। तो जब भी बात आए कि अन्य प्राप्तियों में क्या शामिल है, तो अन्य प्राप्तियों में सरकार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जारी करके जो पैसा इकट्ठा करती है वो सारे के पैसे अन्य प्राप्तियों में शामिल हैं, जिसके कुछ उदाहरण हमने आपको दिखाए। अब इनसे जो पैसा प्राप्त होता उसे किस में रख ली? अन्य प्राप्तियों में रख ली। यानी कुल मिलाजुला करके आपके सामने आ गया पूंजीगत खाते में पूंजीगत प्राप्तियां। तो सरकार ने जो ऋण दिया था वह पैसा वापस आया, वह पूंजीगत प्राप्तियों का पैसा है। सरकार ने हर वित्तीय वर्ष में उधारी लिया, चाहे देश के अंदर से लिया चाहे बाहर से लिया, वह सरकार को प्राप्त पैसा है। इसके साथ साथ सरकार ने क्या किया? इसके साथ साथ सरकार ने यह किया कि फाइनेंशियल उपकरण, वित्तीय उपकरण जारी किए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जारी किए। हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर चर्चा नहीं करेंगे, अलग से चैप्टर है। उनसे पैसा उठाया जिसे सरकार ने अपने खाते में अन्य प्राप्तियों के रूप में दिखाया, और इन तीनों को रख दिया पूंजीगत प्राप्तियों में। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब पूंजीगत प्राप्तियां तो आपने समझ लिया, तो आइए थोड़ा पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो पूंजीगत खाते में पैसा कहां से आया यह तो आप समझ गए। अब देखते हैं कि पूंजीगत खाते से पैसा खर्च कहां कहां किया जाता है। ठीक, तो कहते हैं कि सरकार को जिन क्षेत्रों से पूंजी प्राप्त होती है उनमें जब पैसा खर्च करती है तो उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे क्या क्या है इसको और आसान करते हैं हम कि पूंजीगत व्यय को और समझते हैं, तो हम सीधे दिखा देते हैं कौन कौन सा खर्चा पूंजीगत व्यय में शामिल होता है। सरकार के कौन कौन से व्यय पूंजीगत व्यय में शामिल होते हैं। जैसे सरकार द्वारा वितरित ऋण। जब सरकार प्रत्येक वर्ष अनेक प्रकार की ऋण देती है, देश के अंदर भी ऋण देती है जिसे आंतरिक ऋण कहते हैं, और देश के बाहर भी ऋण देती है। तो जो ऋण देती है, ऋण की जो राशि जितनी दी है वह पूंजीगत खर्चे में शामिल की जाती है। अगर आंतरिक ऋण में बात करें तो सरकार राज्यों को ऋण देती है, केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण देती है, अपने सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देती है। ये सारे के सारे किसमें शामिल किए जाते हैं? आंतरिक ऋण में शामिल किए जाते हैं, पूंजीगत व्यय में शामिल किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सरकार बाह्य ऋण भी देती है, जैसे विश्व बैंक को पैसा दे दिया, विदेश की तमाम सरकारों को कर्ज देती है। इन सबको भी किसमें शामिल किए जाते हैं? पूंजीगत व्यय में शामिल किए जाते हैं। इसके साथ साथ सरकार ने जो पहले कर्ज लिया है उन ऋणों की अदायगी भी हर वित्तीय वर्ष में करती है। हर वित्तीय वर्ष में कुछ ना कुछ पैसे चुकाती है। तो सरकार हर वित्तीय वर्ष में, यहां हम ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं, ब्याज जब चुकाएगी तो राजस्व खर्चे में जुड़ा जाएगा, लेकिन जो ऋण चुका रही है, ऋण जब भी चुकाएगी तो किसमें गिना जाएगा? पूंजीगत खर्चे में गिना जाएगा। तो सरकार जब भी जितने भी पहले आंतरिक और बाह्य ऋण लिए होती है, जिस वर्ष इसका पेमेंट करना होता है, जैसे मान लीजिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए उधारी लिए हुए हैं और वित्त वर्ष 2023-24 में उसका पेमेंट कर रही है, तो वह 1 लाख करोड़ किस में हो जाएगा? इस साल के बजट में उसे पूंजीगत खर्चे के रूप में शामिल किया जाता है। तो यहां मैं फिर से बता दूं कि जब मूल ऋण की वापसी होती है, जितना ऋण लिया है मूल धन की वापसी होती है, तो उसे पूंजीगत व्यय में शामिल करते हैं। लेकिन उसी ऋण पर जब वह ब्याज का पैसा जो अलग से चुका रही है उसे हम हमेशा राजस्व व्यय में शामिल करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया, यहां एक साथ भी बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो जो कंफ्यूजन के मुद्दे होते हैं वहीं से यूपीएससी सवाल बना देती है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया खर्चा किसमें होता है? पूंजीगत व्यय में शामिल होता है। जैसे मान लीजिए इसी साल का बजट आया तो सरकार ने कहा कि हम पूंजीगत खर्चे को 10 लाख करोड़ रुपए ले जा रहे हैं, और इस पूंजीगत खर्चे को हम खर्च करेंगे कहां? इंफ्रा में। यानी इंफ्रा पर सरकार 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उसे अपने किस खर्चे में दिखा रही है? पूंजीगत खर्चे में दिखा रही है। तो इंफ्रा पर किया गया खर्च पूंजीगत खर्चे में शामिल होता है। सोशल सेक्टर इंफ्रा मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, स्किल सेंटर, इन सब बनाने में जो खर्च होता है वो भी पूंजीगत खर्च में शामिल होता है। डिफेंस सेक्टर में जो खर्च किया गया जाता है वह भी पूंजीगत खर्च में शामिल होता है। तो आप कहेंगे इसे तो राजस्व में बताए थे। देखो वहां हमने बताया था कि राजस्व में जो सैलरी और पेंशन दी जाती है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में मान लीजिए सरकार कोई तोप खरीद रही है, राफेल विमान खरीद रही है, मिसाइल बनाने में पैसा खर्च कर रही है,
देश में एयरपोर्ट बनाने में पैसा खर्च कर रही है, रक्षा से जुड़ी हुई रक्षा उत्पादन से संबंधित कोई उद्योग लगा रही है, सरकार रणनीतिक सड़कों का इस सीमाओं पर बना रही है, सरकार पोर्ट बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है जिसका स्पेशली रक्षा में इस्तेमाल करेगी। तो ये सारे खर्चे भी किसमें शामिल किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं पूंजीगत व्यय में। इसके अलावा जो सामान्य सेवाएं सरकार लोगों को देती है, इन पर भी पैसे खर्च होते हैं। सामान्य सेवाओं का मतलब रेलवे की सेवाएं, डाक विभाग की सेवाएं, जलापूर्ति, शिक्षा, ग्रामीण विस्तार, नए किस्म के गांव का विकास, गांव का आधुनिकीकरण, इन्हें सामान्य सेवाएं कहते हैं। इन सब पर किया गया खर्च भी किस में आता है? सब पर किया गया खर्च भी पूंजीगत व्यय में शामिल होता है। इसके अलावा है सरकार की अन्य देनदारियां। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सरकार की अन्य प्राप्तियां होती हैं। सरकार की क्या होती हैं? अन्य प्राप्तियां होती हैं, बताया ना अभी। और अन्य प्राप्तियों में हमने क्या कहा कि सरकार वित्तीय उपकरण जारी करती है, वित्तीय उपकरण जारी करती है। जैसे सरकार ने वित्तीय उपकरण के रूप में बॉन्ड जारी किया, और सरकार जब ये वित्तीय उपकरण जारी करती है तो इसको बॉन्ड के माध्यम से, बॉन्ड क्या है? एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है, पैसा लाती है, और इस पैसे को सरकार कहती है कि यह हमारी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और इस पूंजीगत प्राप्तियों को हम किस में रखते हैं? अन्य प्राप्तियों को। इस जो हमारी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, और इसको हम अलग से नाम क्या देते हैं? अन्य प्राप्तियां। यानी अन्य प्राप्तियों का मतलब वह पैसा जो वित्तीय उपकरण जारी करके जुटाया जाता है, और यह अन्य प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होती हैं। यहां तक हमने समझाया। लेकिन मान लीजिए अन्य प्राप्तियों से वित्तीय उपकरण जारी करके पैसा जुटाया गया है, तो पैसा जुटाया गया है तो फिर इन वित्तीय उपकरणों के माध्यम से जो पैसा लिया है सरकार ने, बाद में इसका पेमेंट भी तो जारी करना पड़ेगा, भुगतान भी तो करना पड़ेगा। तो वित्तीय उपकरणों पर सिर्फ जो पैसा जुटाया होता है सरकार ने, इन वित्तीय उपकरणों से जो पैसा जुटाया है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड है, बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुटा लिया और इसे अन्य प्राप्तियों में रख लिया और कहा कि ये पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है। लेकिन ये बॉन्ड जब मैच्योर होंगे तो इसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो जिस साल इनका पेमेंट करना पड़ेगा उस साल सरकार को पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, और जिस साल इन वित्तीय उपकरण पेमेंट हुए और खर्चे करना पड़ेगा तो इस खर्चे को किस में दिखाएगी? तो इसी खर्चे को सरकार कहती है या हमारी अन्य देनदारियां हैं। अर्थात वित्तीय उपकरण के माध्यम से जब पैसे इकट्ठा कर रही है तो अन्य प्राप्तियां कह रही है, और इसी वित्तीय उपकरणों का जब टाइम पूरा हो रहा है तो सरकार जो पेमेंट कर रही है उसे अन्य देनदारियां कह रही है। तो जो अन्य प्राप्तियां हैं या पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होती हैं, तो जो अन्य देनदारियां हैं वह किसका हिस्सा हो जाएंगी? अन्य देनदारियां हमेशा पूंजीगत खर्चे का हिस्सा हो जाती है, पूंजीगत व्यय का हिस्सा हो जाती है। समझ में आ गई बात ना, अन्य देनदारियों वाला। तो पूंजीगत व्यय में एक बड़ा सेगमेंट है जिसे कहा जाता है, पूंजीगत व्यय में एक बड़ा सेगमेंट है जिसे कहा जाता है अन्य देनदारियां। अर्थात सरकार जब कैपिटल रिसीट्स पूंजीगत प्राप्तियों के तहत अन्य प्राप्तियों से जो पैसा प्राप्त करती है उसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस करना होता है। जिस वित्तीय वर्ष में यह पैसा वापस किया जाता है उस वर्ष की अन्य देनदारियों में इसकी गणना की जाती है। जैसे इसी बात को हमने थोड़ा ओपन करके समझाया, जैसे बॉन्ड्स के मैच्योर होने पर वापस किया जाने वाला पैसा, जो लघु बचत योजनाएं हैं, इंदिरा विकास पत्र है, किसान विकास पत्र है, इनको बेच करके सरकार ने जो पैसा जुटाया है, बाद में जिन्होंने खरीदा है टाइम मैच्योर हो जाएगा तो लेने आएंगे, तो इन सब पर जो पेमेंट किया गया है उन सबको किस में रख दिए? अन्य देनदारियों में। इस प्रकार आपने समझा कि पूंजीगत प्राप्तियों में कौन सा पैसा आता है और पूंजीगत खर्चे में कौन सा पैसा आता है। अब आइए बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। अब एक सीरीज में आपको बताता हूं। थोड़ी देर पहले हमने एक चीज बताई थी, राजकोष। अर्थात हमने कहा था पब्लिक अकाउंट। समझना, इसमें हमने कहा था कि दो प्रकार का है। एक चल रहा है राजस्व खाता, एक चल रहा है
राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरा चल रहा है पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता जिसे हम कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता या कैपिटल अकाउंट। इस राजस्व खाते को हमने कहा था राजस्व की प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, हिंदी में लिखते हैं राजस्व की प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, ठीक। और दूसरा हमने बताया था राजस्व के व्यय या राजस्व के खर्चे। पूंजीगत खाते में हमने बताया था पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, और फिर हमने बताया पूंजीगत खर्चे, पूंजीगत खर्चे, यह हमने बताया। अब अगर हम एक फार्मूला आपको सिखाते हैं, अगर हम कहें कि इस राजकोष में टोटल पैसा कहां से आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है, तो हमें दिखता क्या है कि राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से पैसा आ रहा है और यहां पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से पैसा आ रहा है। यानी ये दोनों चीजें हैं जहां से पैसा आ रहा है। और अगर हम कहें कि जो टोटल खर्चा है तो राजस्व के खर्चे हैं और पूंजीगत खर्चे हैं, तो अगर इसको हम कुछ यूं कहें कि जो हमारा राजकोष है, राजकोष है, इसमें अगर कुछ हम अलग कर दें, प्राप्तियों को एक जगह रख दें और व्यय को एक जगह रख दें, खर्चे को एक जगह रख दें, तो प्राप्तियों को जब हम एक जगह रखेंगे तो हमें क्या मिला था? हमें मिला था राजस्व की प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, और दूसरा हमें मिला था पूंजीगत प्राप्तियां। ये सब पैसा कहां कहां से आ रहे हैं, मैं फार्मूला आपको सिखा रहा हूं समझने के लिए। दूसरा, ये तो सारा का सारा क्या है? प्राप्तियां हैं, आ गया पैसा। व्यय यानी खर्चा, तो खर्चा कहां कहां हो रहा है? तो राजस्व के खर्चे, राजस्व के व्यय, और दूसरा पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, तो राजस्व के व्यय और पूंजीगत व्यय। अब मान लीजिए आपका राजकोष है, अगर व्यय ज्यादा हो उसकी तुलना में प्राप्तियां कम हो, यानी अगर मान लीजिए व्यय हो जाए 150 रुपए का और टोटल प्राप्तियां हो जाए 100 रुपए की, राजस्व और पूंजीगत दोनों मिला करके, तो यानी आपका राजकोष में जितनी प्राप्तियां हैं खर्चे उससे ज्यादा हैं, तो आपका राजकोष क्या कहेंगे? राजकोष हमारा घाटे में जा रहा है। और जब ऐसी स्थिति होगी तो इसी स्थिति को हम कहेंगे राजकोषीय घाटा। जब भी ऐसी स्थिति को होगी तो हम कहेंगे राजकोषीय घाटा। ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति को हम हमेशा कहेंगे राजकोषीय घाटा। अर्थात हमारा राजकोष जो है वह व्यय अधिक कर रहा है, कमाई कम हो रही है। तो आइए समझते हैं राजकोषीय घाटे को। राजकोषीय घाटे को आपके सामने लिखा है। तो 1997 और 98 के बजट से राजकोषीय घाटा शब्द को लाया गया और राजकोषीय घाटे को दिखाया गया, कहा गया कि यह सरकार द्वारा अर्जित कुल पैसा तथा सरकार द्वारा खर्च किए गए कुल पैसे का अंतर है। यही तो हमने बताया, यहां देख लो कहां गया, ये देख लो। अगर मान लीजिए प्राप्तियां 100 रुपए की हैं, व्यय 150 रुपए का है, तो राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा? राजकोषीय घाटा 50 रुपए का हो जाएगा। यानी राजकोषीय घाटा जितना दिखाया जा रहा है वो क्या है? वह आय और व्यय का अंतर है। तो हम बात जब करते हैं राजकोषीय घाटे की तो हम कहते हैं कि यह सरकार द्वारा अर्जित कुल पैसा और सरकार द्वारा खर्च किए गए कुल पैसे का क्या है? अंतर है। राजकोषीय घाटा यह बताता है कि सरकार के व्यय सरकार की आय से ज्यादा हैं। क्या बताता है? अगर बजट कह रहा है कि हम राजकोषीय घाटे की स्थिति में जा रहे हैं, तो कह रहा है कि सरकार के व्यय सरकार की आय से अधिक हैं। हमने बजट में बताया है कि इस साल कितना % जीडीपी का राजकोषीय घाटा हुआ है, 2024-25 तक कितना स्थिर करने की संभावनाएं हैं। बार बार मैं कह रहा हूं बजट वाली क्लास हमारी जरूर देख लीजिएगा। तो राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार के व्यय सरकार की आय से ज्यादा हैं। अगर इसको हम तकनीकी अर्थों में समझें तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स, और यहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक है,
इससे, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक है किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट से। तो राजकोषीय घाटे की स्थितियां आ गई हैं। तो यह रहा राजकोषीय घाटा। अब जो राजकोषीय घाटा हमने कहा, मान लीजिए 150 खर्च कर रही है और 100 रुपए आए हैं, तो 50 रुपए का अंतर आया। तो 50 रुपए अब सरकार लाएगी कहां से? तो सरकार कर्जा लेगी। मान लीजिए इस साल सरकार कहती है कि हमारा जो बजट है उसमें 150 हम खर्च कर रहे हैं, 100 रुपये हमारी आय है, तो 50 रुपया सरकार कहां से लाएगी? 50 रुपया सरकार कहेगी अब हम कर्ज लें। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि जो राजकोषीय घाटा होता है वह एक वित्तीय वर्ष में सरकार के सभी कर्जे की कुल राशि होती है। 2018 में राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया गया और कहा गया कि सरकार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक 2021 तक स्थिर कर लेगी। यह हो भी गया होता, लेकिन कोरोना आ गया, आपदा आ गई और यह स्थिर नहीं हो पाया। कोरोना आ गई और आपदा आ गई, यह स्थिर नहीं हो पाया। अभी आगे हम चर्चा करेंगे एफआरबीएम की कि आखिर ये राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है क्या। तो फिलहाल ये रही राजकोषीय घाटे की बातें। अब एक शब्द आता है मौद्रीकृत घाटा, मोनिटाइज डेफिसिट। मोनिटाइज डेफिसिट, मौद्रीकृत घाटा। थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखो, समझना बहुत गौर से, बहुत ध्यान से। जो लोग ध्यान से समझेंगे तुरंत ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो किताब से पढ़ते रहोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। यह है हमारी सरकार। सरकार को हो गया है राजकोषीय घाटा, हो गया है। अब सरकार चाहती है कि राजकोषीय घाटा हो गया भैया, तो सरकार चाहती है कि चलते हैं हम मार्केट में उधारी ले लेते हैं। कुछ बैंकों से उधारी ले लेंगे, कुछ फाइनेंशियल मार्केट से उधारी चुका लेंगे, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधारी ले लेंगे। ठीक, आ जाएंगे। यानी सरकार के पास एक विकल्प है, हाथ खुले हैं कि इनके पास जाए और इनसे उधारी उठा ले। लेकिन सरकार इनसे उधार नहीं लेगी। अब कहोगे भाई इनसे क्या दुश्मनी है? दरअसल सरकार इनसे उधार इसलिए नहीं लेगी कि मान लीजिए सरकार ने इनके पास जो पैसा है सरकार ने इनसे उधार ले लिया, तो अब इनका पैसा क्या हो गया? कम हो गया। और जब इनका पैसा कम हो गया तो अब देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ये लोग उधार नहीं दे पाएंगे। ये लोग कहेंगे हमसे सारा उधारी तो सरकार ने ले लिया। और जब ये लोग प्राइवेट सेक्टर को उधार नहीं दे पाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएगा। अपने देश का जितना प्राइवेट सेक्टर हो कहेगा अरे हम इस देश में तो बैंक, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उधार ही नहीं दे पा रहे हैं, अब हम क्या करें? तो चलते हैं किसी दूसरे देश में धंधा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बैंक वाला खूब उधारी देता है, वहां चले जाते हैं। तो होता क्या है कि अपने देश में जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाता है, तो अपने देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रभावित होने लगता है। साथ साथ अपने देश का ही प्राइवेट सेक्टर फिर दूसरे देश की ओर भागने लगता है, कहता है हम बाहर चल करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पूंजी लगाएंगे, वहां पैसा बनाएंगे, जहां आसानी से ब्याज मिल जाता है, कर्ज मिल जाता है। साथ साथ जो बाहर का विदेशी लोग हैं ना, वो भी उस देश में आने से कतराने लगता है। हम उस देश में सड़कें पोर्ट बनाने नहीं जाएंगे, हम उस देश में कोई फैक्ट्री लगाने नहीं जाएंगे, उस देश के बैंक के पास, फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा ही नहीं है, सब तो उधारी सरकार ले ली है। यानी सरकार के पास रास्ता है कि अपने घाटे को पूरा करने के लिए इनके पास जाए उधारी लेने के लिए, लेकिन सरकार इनसे उधार नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि सारा पैसा सरकार जब उठा लेगी तो इनके पास प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए पैसा रह ही नहीं जाएगा, और सरकार ये गलती नहीं करती है। तो सरकार कहती है कोई बात नहीं, हमें घाटा हुआ है, लेकिन हम इनसे उधार नहीं लेंगे। तो जब इनसे उधार नहीं लेंगे तो क्या रास्ता है? तो सरकार आती है, यह जो सरकार आती है यह आती है आरबीआई के पास, और आरबीआई से कहती है कि हमें घाटा हुआ है। जितने का हमें घाटा हुआ है, मान लो सरकार कह रही है कि हमें इस साल 10,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ है, तो सरकार कहती है इनसे हम उधार नहीं लेंगे। सरकार आती है आरबीआई के पास
और सरकार आरबीआई से कहती है कि हमें न्यू करेंसी प्रिंट करके दीजिए। सरकार क्या कहती है आरबीआई से कि हमें न्यू करेंसी प्रिंट करके दीजिए, यानी 10,000 करोड़ रुपए की नोट छपवा करके आरबीआई से सरकार ले लेगी। अब शर्त भी होती है, जब सरकार इस आरबीआई से कहती है कि हमारा जितना घाटा हमें न्यू करेंसी प्रिंट करके दीजिए या जितना मांगती है, तो आरबीआई से कहती है कि नहीं ऐसे नहीं नोट छाप के देना। आरबीआई कहती है हम ऐसे नहीं नोट छाप के देंगे, मशीन नहीं लगाए हैं खटखट खटखट निकाल दिए। आरबीआई कहती है कि जो हम आपको करेंसी प्रिंट करके दे रहे हैं यह एक प्रकार का कर्ज है। हम आपको नोट छाप के नहीं दे रहे हैं बांटते रहिए, हम आपको कर्ज के रूप में दे रहे हैं। इसलिए जितना पैसा हम आपको करेंसी प्रिंट करके देंगे उतने की आपको सरकारी प्रतिभूतियां हमारे पास आरबीआई के पास गिरवी रखनी होगी। समझना, क्या रखनी होगी? गिरवी रखनी होगी। अब तो आरबीआई कहती है कि ठीक है, सरकार कहती है ठीक है, हम आपको बॉन्ड्स दे देते हैं और उतना पैसा करेंसी हमें प्रिंट करके दे दीजिए। जितनी करेंसी प्रिंट करके यह आरबीआई सरकार को देती है उतना ही पैसा मौद्रीकृत घाटा कहलाता है। इसे ही डेप्ट मोनिटाइजेशन कहते हैं। मान लीजिए सरकार का राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ का है और सरकार ने कहा, सरकार ने इस प्रक्रिया से आरबीआई से 10,000 करोड़ ले लिए, तो उस 10,000 करोड़ को क्या कहा जाएगा? उस 10,000 करोड़ को कहा जाएगा डेप्ट मोनिटाइजेशन या मौद्रीकृत घाटा। तो समझ में आ गई बात ना? मौद्रीकृत घाटा एकदम क्लियर हो गया। ये है मौद्रीकृत घाटा, अर्थात राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा, ठीक, राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जिसकी भरपाई सरकार आरबीआई से न्यू करेंसी प्रिंट करके करवाती है, उसे हम मौद्रीकृत घाटा कहते हैं। और करेंसी प्रिंट करने की प्रक्रिया है कि जो न्यू करेंसी प्रिंट करके देगी वह कर्ज के रूप में दर्ज होगा, और करेंसी प्रिंट करके दिया उधारी है, सरकार उतने का ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड आरबीआई के पास गिरवी रखेगी। बाद में जितना करेंसी प्रिंट करके आरबीआई ने सरकार को दिया था, सरकार 2-4 साल बाद उस पैसे को वापस कर देगी और पुनः आरबीआई उसकी प्रतिभूतियों को उसे उसकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो बॉन्ड, उसे वापस कर दी। यानी कुल मिला जुला करके मौद्रीकृत घाटा और कुछ नहीं है, राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जिसकी भरपाई न्यू करेंसी प्रिंट करके की जाती है, उसे ही मौद्रीकृत घाटा कहते हैं। ये रही एक बात। तो मौद्रीकृत घाटा मुझे उम्मीद है आप समझ गए, राजकोषीय घाटा समझ गए, मौद्रीकृत घाटा समझ गए। अब आइए, एक शब्द है प्राथमिक घाटा। ठीक, जो नई नई चुनाव में सरकारें जीत के आती है ना, उन्हें प्राथमिक घाटा बहुत पसंद होता है। वो कहती है, जब नया नया जीत के आती है, कहती है हम पहला बजट लेकर के आए हैं, हमारा मूल्यांकन प्राथमिक घाटे पर कीजिए। लेकिन वही सरकार जब पुरानी हो जाती है तो कहती है ना ना, प्राथमिक घाटे पर मत कीजिए। लेकिन एक बार करवा चुके हैं तो मूल्यांकन तो होगा ही। तो शब्द है कि आखिर प्राथमिक घाटा होता क्या है? तो ब्याज की देनदारियों के बाद बचा हुआ राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी वित्तीय वर्ष में सरकार, ठीक, सरकार का कुल राजकोषीय घाटा कितने का रहा है? 100 रुपए का रहा है। ठीक, और उसी साल सरकार ने जो अपने राजकोषीय खर्चे दिखाए हैं, राजकोषीय खर्चे या राजकोषीय व्यय दिखाए हैं, उसमें उस राशि को भी दिखाया है, उस ब्याज के पैसे को भी दिखाया है जो उसने उधारी पर पेमेंट किया है। तो मान लीजिए किसी साल सरकार ने उधारी पर 20 रुपए का पेमेंट किया है, और यह उधारी पर कौन सा पेमेंट है? ब्याज भुगतान। तो जो नई सरकारें हैं वो कहती हैं, मान लीजिए कोई नई सरकार चुन करके आई, 2014 मोदी जी चुन के आए, तो 2015 में मान लीजिए मोदी जी ने 100 रुपए का राजकोषीय घाटा दिखाया, तो मोदी जी कहेंगे कि हमारा मूल्यांकन इस 100 रुपए पर मत कीजिए, हमारा मूल्यांकन आप इस आधार पर कीजिए कि जो राजकोषीय घाटा है, इसमें से जो हमने ब्याज में पैसा चुकाया है, जो राजकोषीय घाटा है, इसमें से हमने जो ब्याज पर पैसे चुकाया है उसे घटा दीजिए।
नई सरकारें कहेंगी कि मान लीजिए 100 रुपये का राजकोषीय घाटा है, जिसमें से अगर हमने ब्याज पर 20 रुपया चुकाया है तो इसे घटा दीजिए, 80 रुपया नया घाटा लाइए और यह 80 रुपया प्राथमिक घाटा होगा। नई सरकारें कहती है कि हमारा मूल्यांकन प्राथमिक घाटे पर कीजिए, क्योंकि ये जो ब्याज का पैसा हम चुका रहे हैं यह तो पिछली सरकारों ने लिया हुआ है, हमने ये उधारी नहीं ली थी। यानी हम पिछली सरकारों की करनी का भुगतान कर रहे हैं। अर्थात प्राथमिक घाटा और कुछ नहीं है, बल्कि राजकोषीय घाटे में से जो ब्याज की देनदारियों में जितना पैसा खर्च किया गया है उसे क्या करें, निकाल दें, तो जो बचता है उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, इंटरेस्ट पेमेंट मतलब ब्याज भुगतान, तो जो निकल करके आएगा वो कहलाएगा प्राथमिक घाटा। जो नई सरकारें होती हैं वो प्रायः प्राथमिक घाटे के आधार पर अपने वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, क्योंकि ब्याज भुगतान उसे पूर्ववर्ती सरकारों से विरासत में मिले होते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। अब एक शब्द है घाटे का वित्त पोषण, जिसे हम मौद्रीकृत घाटा कहे थे, वही घाटे का वित्त पोषण भी है। तो आइए मौद्रीकृत घाटे को ही एक घाटे का वित्त पोषण का नाम देते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं मान ली हमने मौद्रीकृत घाटा पढ़ाया है, कहीं घाटे का वित्त पोषण पा गए तो कहेंगे तो गुरुजी पढ़ाए नहीं थे। तो आइए घाटे के वित्त पोषण की प्रक्रिया समझते हैं। तो घाटे का वित्त पोषण का मतलब होता है कि सरकार बाजार से उधार लेती है। सरकार घाटे में गई, सरकार के पास विकल्प है बाजार से उधार ले ले, लेकिन यह उधार नहीं ले सकती। क्यों उधार नहीं ले सकती? क्योंकि ऋण अधिक महंगा हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं मिल पाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। और जब अपने देश में ऋण महंगा हो जाएगा तो हमने बताया था ना कि अपने ही देश के पूंजीपति कहेंगे किस देश में ऋण महंगा हो गया है, कर्ज नहीं मिल रहा है, तो चलो कहीं बाहर चलते हैं। यानी अपने ही देश से पूंजी बाहर निकलने लगेगी, और जब अपने देश से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाहर निकलने लगता है तो इसे हम क्राउड आउट कहते हैं, क्राउड आउट इफेक्ट कहते हैं। अपने देश से मान लीजिए अडानी साहब अपने देश से सारा व्यापार समेट करके किसी दूसरे देश में जाने लगे, तो जितना पैसा लेकर के जाएंगे दूसरे देश में निवेश करने, उसे कहेंगे उतना पैसा क्राउड आउट हो गया। तो सरकारें अब घाटा होता है तो प्राइवेट संस्था जो बैंक है, वित्तीय संस्थान है, मार्केट है, उससे ज्यादा पैसा उधार नहीं लेती हैं, क्योंकि उनका सारा पैसा ये ले लेंगी तो उनके पास पैसा कम बचेगा, तो लोग अपना ब्याज बढ़ा देंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। महंगाई एक तरफ बढ़ेगी, दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर है वो बाहर जाने लगेगा, क्राउड आउट हो जाएगा। अतः सरकार क्या करती है, आरबीआई से करेंसी प्रिंटिंग करवाती है और गवर्नमेंट ले लेती है। यानी यूं कहें कि आरबीआई करेंसी प्रिंटिंग करती है और सरकार को दे देती है। यह करेंसी सरकार को ऋण के रूप में मिलती है, इसे ही घाटे का वित्त पोषण कहते हैं। और जो नई करेंसी प्रिंट करके दी गई है उस करेंसी को हम कहीं कहीं पावर्ड मनी भी कहते हैं, रिजर्व मनी भी कहते हैं, मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। तो ये रहा घाटे का वित्त पोषण। अब यहां से हम चर्चा करेंगे एफआरबीएम के एक्ट पर कि आखिर एफआरबीएम एक्ट है क्या, क्या क्या करता है, और इस राजकोष के बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ तकनीकी शब्दों को जानेंगे। तो आइए बात करते हैं एफआरबीएम एक्ट की। अभी चर्चा की है तो आइए समझते हैं ये क्या है। थोड़ा इसके लिए पीछे चलना पड़ेगा क्योंकि इसकी बैकग्राउंड बहुत पहले से तैयार हो गई थी। तो एफआरबीएम एक्ट लाया गया 2003 में। पूरा नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जिसे हिंदी में हम कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। यह आपके सामने लिखा हुआ है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। 2000 से यह बात होने लगी थी कि सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को कम करना चाहिए। यद्यपि बात तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन 2000 तक स्थिति यह आ गई थी कि पानी बहुत सर के ऊपर बह गया था, सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ता जा रहा था। तो अब तक राजकोषीय घाटे को कम करना चाहिए यह सरकारों की स्वेच्छा पर निर्भर था, लेकिन 2000 से ही यह बात चलने लगी कि सरकारों के लिए कुछ अंकुश लगाया जाए,
एक कानून ही बना दिया जाए कि सरकारें अपने राजकोषीय घाटे को, राजस्व घाटे को, जितने प्रकार के घाटे को हैं उन सबको एक बैलेंस लेवल पर, एक तार्किक संतुलन पर रखें। और इसके लिए 2003 में संसद में एक अधिनियम ही बना दिया गया जिसे नाम दिया गया FRBM एक्ट 2003, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। इसमें लक्ष्य रखा गया 2003 में कि सरकार प्रतिवर्ष राजकोषीय घाटे को 0.3% तक कम करेगी तथा 2008 और 9 तक इसे 3% राजकोषीय घाटे के स्तर तक पहुंचा देगी। अभी देखना, इसकी यात्रा समझनी बड़ी जरूरी है। साथ साथ ये भी इस अधिनियम में कहा गया कि प्रतिवर्ष सरकार अपने राजस्व घाटे को, यहां राजकोषीय घाटे की बात हो रही है, यहां राजस्व घाटे की बात हो रही है, सरकार प्रतिवर्ष अपने राजस्व घाटे में 0.5% की कमी करेगी और 2008-9 तक राजस्व घाटे को समाप्त कर देगी। साथ साथ ये भी कहा गया कि ये लक्ष्य हैं, लेकिन यदि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा की स्थिति आती है तो सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे और रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटे के लक्ष्य से अधिक जा सकती है। यानी ये जो टारगेट है इसको पूरा करने की बाध्यता किसी भी प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में नहीं है। कोई युद्ध आ जाए, आपदा हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि इसे प्राप्त करे, लेकिन अगर युद्ध और आपदा नहीं है तो इसे प्राप्त करना जरूरी है। अब हुआ ये कि 2007-8 के समय ही अमेरिका में मंदी आ गई और सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। साथ ही साथ नहीं प्राप्त कर पाई तो क्या की उसको आगे समझेंगे, लेकिन इसके अलावा FRBM एक्ट में कुछ और बातें रखी गई। FRBM एक्ट में कहा गया कि सरकार अपनी अस्थायी नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए WM में वेज एंड मीन्स एडवांस के अलावा RBI से अन्य किसी प्रकार का उधार नहीं लेगी। इस लाइन को बस यही जान लीजिए, अभी बताने वाले हैं कि वेज एंड मीन्स एडवांस होते क्या हैं। तो इसी में कहा गया कि सरकार अपनी अस्थायी नकदी जरूरतें, मतलब तनख्वाह देना है, पेंशन देना है, कोई खर्चे चलाने हैं, पैसा नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए WMA के तहत ही उधार लेगी। इसके अलावा अस्थायी नकदी जरूरतों के लिए RBI से कोई अन्य उधार नहीं लेगी। साथ साथ इस FRBM एक्ट में कहा गया कि सरकार जब जब बजट लेकर के आएगी तो बजट के साथ साथ संसद में 3 और विवरण रखेगी, 3 और डॉक्यूमेंट रखेगी, जिसमें एक का नाम है राजकोषीय नीति राजनीति विवरण, दूसरे का नाम है मध्यावधि राजकोषीय राजनीति विवरण, तीसरे का नाम है समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण। ये बातें कही गई FRBM एक्ट 2003 में। लेकिन अभी हमने चर्चा किया था कि 2008 और 9 के जो लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं हो सके, क्योंकि हुआ क्या कि अमेरिका में सब प्राइम संकट आ गया, एक आर्थिक संकट आ गया और उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, और ये जो सब प्राइम संकट है वह भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया और इस आर्थिक संकट के कारण यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए। फिर 2012 में इस FRBM एक्ट में एक संशोधन किया गया और केंद्र सरकार, अभी कुछ देर पहले बताए थे, प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा लेकर के आई और सरकार ने यह लक्ष्य रखा कि 2015 तक प्रभावी राजस्व घाटे को हम 0% तक लाएंगे। 2012 के अमेंडमेंट में यह कहा गया। उसके बाद 2016 का साल आया और 2016 के साल में देखा गया कि FRBM अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो 2016 में एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनके तहत NK सिंह समीक्षा समिति का गठन किया गया और इसमें 2 महत्वपूर्ण सदस्य रखे गए, जिनका नाम है, एक थे उर्जित पटेल और दूसरा अरविंद सुब्रमण्यम। उर्जित पटेल RBI के गवर्नर रह चुके हैं, अरविंद सुब्रमण्यम प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस NK सिंह समीक्षा पैनल का गठन किया और इसमें 2 बड़े और महान अर्थशास्त्रियों को रख दिया। आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे थे वित्त मंत्री? तो दरअसल वित्त मंत्री अरुण जेटली यह महसूस कर रहे थे कि जो FRBM एक्ट 2003 है वह बहुत सख्ती से राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना चाहता है, बहुत सख्त हो चुका है। साथ ही साथ जबकि यदि किसी वैश्विक वित्तीय संकट आ जाए या राष्ट्रीय आर्थिक संकट आ जाए तो उस समय राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना संभव था ही नहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि एक्चुअल में जो FRBM एक्ट है यह व्यवहारिक नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है, लोचशीलता का अभाव है, क्योंकि एक तरफ FRBM कह रहा है कि हम राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करेंगे, तो दूसरी तरफ वैश्विक वित्तीय संकट के समय, राष्ट्रीय आर्थिक संकट के समय
कोई लचीलापन प्रदान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसी भी संकट के समय सरकारों की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को संभालना होता है, न कि किसी एफआरबीएम एक्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो एफआरबीएम वित्त मंत्री ने महसूस किया कि क्यों नहीं हम एफआरबीएम को और अधिक लचीला बना दें, और इसी के लिए एनके सिंह समीक्षा समिति का गठन किया गया। इस एनके सिंह समीक्षा समिति ने कुछ सिफारिशें दी और सिफारिश में कहा कि एफआरबीएम एक्ट में एक उपखंड शामिल कर लेना चाहिए, यानी एफआरबीएम अधिनियम में एक उप अधिनियम शामिल कर लेना चाहिए, जिसे उन्होंने नाम दिया ट्रिगर तंत्र और बचाव खंड। उन्होंने कहा कि इस ट्रिगर तंत्र और बचाव खंड को शामिल कर लिया जाए, और इस ट्रिगर तंत्र और बचाव खंड का मतलब है कि सरकार को कुछ विशेष परिस्थितियों में यह छूट मिल जाए कि वह एफआरबीएम के लक्ष्यों का पालन नहीं करेगी। जो विशेष परिस्थितियां दी गई उनमें एनके सिंह ने कहा कि युद्ध या प्राकृतिक आपदा के दौरान, देश में किसी कृषि संकट के दौरान, यदि खेती में संकट आ जाए, जीडीपी में यदि तेजी से गिरावट आ रही है, और यदि अर्थव्यवस्था में हम कोई संरचनात्मक सुधार ला रहे हैं, बड़े रिफॉर्म ला रहे हैं, तो उस दौरान अर्थव्यवस्था हिचकोले खाती है। इन स्थितियों में थोड़ी सी छूट दी जाए, इन स्थितियों में बचाव खंड का उपयोग किया जाए। इन स्थितियों को उन्होंने ट्रिगर तंत्र का नाम दिया और कहा यदि ट्रिगर तंत्र की परिस्थितियां हैं, यानी ये स्थितियां हैं जिसमें एफआरबीएम में बचाव खंड जोड़ा चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस बचाव खंड में सरकारों को छूट दिया तो कि सरकारें अपने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 0.5% तक बढ़ा सकती हैं। यह संकल्पना उन्होंने लाई। उसके बाद पहली बार इस ट्रिगर तंत्र और बचाव खंड का प्रयोग किया गया बजट 2020 में, क्योंकि आ गई थी कोरोना तो और आर्थिक मंदी। तो 2019-20 और 2021 में इस ट्रिगर तंत्र और बचाव खंड दोनों सालों में प्रयोग किया गया, और 2019-20 और 2021 के में अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जब वित्त मंत्री ने ट्रिगर तंत्र का उपयोग किया तो उन्होंने राजकोषीय और राजस्व घाटे के लक्ष्यों को संशोधित किया। जैसे 2019-20 में जो मूल लक्ष्य था वह था कि राजकोषीय घाटे को हम जीडीपी के 3.3% तक रखना है, लेकिन ट्रिगर तंत्र का उपयोग करके जीडीपी के 3.8% तक बढ़ोतरी कर दी गई। 2020-21 में लक्ष्य रखा गया कि 3% तक करना है, तो 3.5% की बढ़ोतरी कर दी गई। 21-22 में और बढ़ाया गया, 22-23 में और बढ़ा दिया गया। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये रहा एफआरबीएम एक्ट। अब हम समझते हैं कुछ और बातों को। एक शब्द आता है राजकोषीय समेकन। अब कुछ शब्द समझेंगे। राजकोषीय समेकन क्या है? तो राजकोषीय समेकन का सीधा मतलब होता है सरकार के वित्त को मजबूत करने की जो प्रक्रिया होती है वही राजकोषीय समेकन कहलाती है, फिस्कल कंसोलिडेशन कहलाती है। यह राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके तहत सरकार तमाम प्रयास करती है ताकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो जाए। यानी कह सकते हैं कि सरकार अपनी वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने के लिए जो जो प्रयास करती है वे सारे के सारे राजकोषीय समेकन कहलाते हैं। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें कि आखिर राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में शामिल क्या क्या किए जाते हैं, तो सरकार कोशिश करती है कि एक संस्थागत ढांचा प्रदान करे ताकि सरकार को विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को अपनाने के लिए बाध्य किया जा सके। यानी सरकारें चाहती हैं कि एक कानून ही हम बना लें अपने संसद के माध्यम से, ताकि हम या हमारी आने वाली कोई भी सरकार हो तार्किक रूप से, विवेकपूर्ण रूप से राजकोषीय नीतियों का पालन करे, ज्यादा खर्चे, अनाप शनाप खर्चे न करे। साथ साथ सरकारें विनिवेश करती हैं, सरकारें कर सुधार लाती हैं, सरकारें सब्सिडी का बेहतर टारगेटिंग करती हैं कि सब्सिडी का पैसा लीकेज न हो, जहां भेज रहे हैं वहीं जाए, और इस प्रकार से सरकारें अपने वित्त को मजबूत करती हैं। अगर भारत में राजकोषीय समेकन में के लिए क्या क्या किया गए हैं उनकी एक बात की जाए मोटे तौर पर, तो राजकोषीय समेकन में कर सुधार के तहत जीएसटी लाया गया, मैट लाया गया, कारपोरेट टैक्स में रिफॉर्म लाए गए। ये सारे के सारे राजकोषीय समेकन के प्रयास हैं। विनिवेश की प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ रही है, सरकारी उपक्रमों का विनिवेश भी किया जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, उनके माध्यम से पैसे की प्राप्ति की जा रही है, क्योंकि सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे थे और घाटे के कारण जितनी कमाई नहीं होती थी उससे ज़्यादा पैसा खर्च होता था। तो सरकार ने कहा कि हम इनका विनिवेश कर देते हैं, यानी इनको बेच ही देते हैं,
पूरा बेच देंगे तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, कुछ हिस्सा शेयर बेचेंगे तो विनिवेश हो जाएगा। साथ साथ रही बात सब्सिडी के माध्यम से, तो जैम लाया गया है, जनधन, आधार, मोबाइल। जनधन खाते खुलवाए गए, आधार नंबर और मोबाइल नंबर को जोड़ा गया और सीधे लोगों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि सब्सिडी को बेहतर रूप से हम टारगेटिंग कर पाए, उचित जगह सब्सिडी पहुंचा जाए। एवं अब हमने कहा था कि जो पहली बात कही थी राजकोषीय समेकन में कि सरकारों के लिए जरूरी है कि वह विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों का संचालन करें, तो उसके लिए एफआरबीएम एक्ट लाया गया। एफआरबीएम एक्ट के बारे में सारी बातें हमने बता दी। एफआरबीएम एक्ट क्या है? तो एफआरबीएम एक्ट एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है जो सरकारों को विवश करता है कि वो विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों का संचालन करें। यह है राजकोषीय समेकन। अब एक शब्द है क्राउड आउटिंग प्रभाव। आपने इसको अभी थोड़ी देर पहले समझा था, इसको अलग से टॉपिक के रूप में समझाता हूं। देखो, यह है कोई मार्केट और मान लीजिए सरकार है, सरकार आती है इस मार्केट से पैसा उठा लेती है, यानी सरकार ने इस मार्केट से उधारी ले ली है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए मार्केट में उधारी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा और जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा तो बैंक और वित्तीय संस्थान अपनी ब्याज दरें क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और जब ब्याज दरें बढ़ा देंगे तो देश के भीतर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर लगेगा। जो विकास होगा उसकी प्रक्रियाएं रुक जाएंगी। साथ साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टर है यह प्राइवेट इन्वेस्टर देश से बाहर चला जाएगा और इस प्राइवेट इन्वेस्टर का अपने देश से अपनी पूंजी को लेकर के बाहर जाना ही क्राउडिंग आउट कहलाता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहलाता है। यानी सरकारें बाजार से अधिक उधारी ले लेती है तो देश की पूंजी ही देश से बाहर जाने लगती है, उसी के क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। एक शब्द है फिस्कल ड्रैग, राजकोषीय अवरोध। देखो, होता क्या है कि मान लीजिए मार्केट में डिमांड है, वस्तुओं और सेवाओं की खूब डिमांड है, तो जब भी वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड होगी तो क्या आ जाएगी? महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी। आगे हम आपको इसी सीरीज में इन्फ्लेशन भी बताने वाले हैं, इंतजार कीजिएगा। बहुत विस्तार से आपको इन्फ्लेशन बताएंगे, बहुत विस्तार से गरीबी बताएंगे। ये सब टॉपिक हम YouTube की सीरीज में लेकर के आने वाले हैं, आप इंतजार कीजिए। हर सप्ताह के सोमवार को एक बेहतर टॉपिक पर आपको क्लास मेरी मिलेगी। समझ में आ गई ये बात ना? और जो टॉपिक अभी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, थोड़ा जटिल है, कठिन है, उनको हम आसानी से लेकर के आएंगे, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ। समझ में आ रही बात? तो राजकोषीय अवरोध है। राजकोषीय अवरोध की स्थिति किसे कहते हैं, आइए समझा देते हैं। तो मान लीजिए मार्केट में डिमांड है, इन्फ्लेशन आ गई, और जब महंगाई होती है तो जो कॉर्पोरेट होता है और जो सरकारें होती हैं वो अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती हैं। यानी महंगाई के कारण जो तनख्वाह में लोगों के वृद्धि होती है, और जो तनख्वाह में वृद्धि होती है तो भैया जो बहुत ज्यादा वेतन पाता है उसके वेतन में थोड़ी सी वृद्धि भी बहुत वृद्धि हो जाएगी। तो होता क्या है कि जो उच्च वेतन वाले लोग हैं, एक तरफ वो अधिक टैक्स का भी भुगतान करते हैं, और जो थोड़ा सा महंगाई इंक्रीमेंट उन्हें दिया जाता है उनके वेतन में ज्यादा, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए, किसी का वेतन 5 लाख है तो 60 लाख रुपए के, एक साल का 60 लाख रुपए हुआ, 60 लाख रुपए के टैक्स स्लैब में है, ठीक। लेकिन मान लीजिए उसे महंगाई भत्ता दे दिया जाए 1 लाख रुपए महीने का, तो उसकी तनख्वाह हो गई 6 लाख रुपए महीने, तो अब उसका 66 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगी। और जो 66 लाख रुपए आ जाएगा, टैक्स स्लैब उसका बदल जाएगा, इनकम टैक्स स्लैब में ज्यादा इनकम टैक्स लगने लगेगा। तो हुआ ये कि पता चले पहले 60 लाख कमाता था तो टैक्स देकर देने के बाद ये 50 लाख बचा देता था, अब 66 लाख कमा रहा है लेकिन टैक्स देने के बाद ये 48 लाख रुपया ही बचा पा रहा है। यानी भले ही इसकी वेतन वृद्धि हुई, या निम्न वेतन वालों के साथ नहीं होता, उच्च वेतन वालों के साथ होता है। तुच्छ वेतन वालों के साथ कभी कभी होता क्या है कि महंगाई के कारण उनका वेतन वृद्धि होता है, लेकिन वे इतना अधिक कर का भुगतान करते हैं कि जो वेतन बढ़ता है टैक्स स्लैब बदल जाता है, टैक्स स्लैब बदलता है तो अधिक कर की राशि का भुगतान करना पड़ता है। यानी जो उनकी स्पेसिफिक आय है, जो विशिष्ट आय है, उससे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वेतन बढ़ा लेकिन स्पेसिफिक इनकम क्या हो गया, कम हो गया। पहले 50 लाख था, अब 48 लाख रुपया हो गया। बढ़ा वेतन
लेकिन स्पेसिफिक इनकम क्या हो गया, कम हो गया। अब ये लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि स्पेसिफिक इनकम कम हो गया तो थोड़ा रेंज रोवर बीएमडब्ल्यू कार नहीं खरीदेंगे, 2 साल बाद खरीदेंगे। तो यह लोग खरीदारी कम करने लगते हैं, और जब यह लोग खरीदारी कम करने लगते हैं तो कुछ वस्तुओं की, ऐसी वस्तुओं की जिनकी लग्जरी गुड्स की ये खरीदारी करते हैं, उनकी कीमतें अचानक नीचे गिरने पड़ती है और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इसी को कहते हैं राजकोषीय अवरोध की स्थिति। अर्थव्यवस्था को नुकसान यह होता है कि ये जो लोग खरीदारी करते हैं, ये लग्जरी गुड की खरीदारी करते हैं, और लग्जरी गुड पर सरकारें बहुत अधिक टैक्स लेती है। तो जब ये खरीदारी कम करेंगे, लग्जरी गुड की कीमतें नीचे गिरेंगी, और उससे क्या होगा, लग्जरी गुड से ही अधिक टैक्स आ रहा है, तो सरकार को टैक्स मिलना कम हो जाएगा। एक तरफ सरकार ने वेतन भी बढ़ाया, दूसरी तरफ टैक्स भी मिलना कम हो गया। अब सरकार के पास पैसा कम हो जाएगा, सरकार निवेश कम करेगी और अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। इसी स्थिति को हम राजकोषीय अवरोध की स्थिति कहते हैं। एक शब्द है राजकोषीय फांस, यह आया था अमेरिका में, और कोरोना के बाद सब लोग कह रहे हैं कहीं भारतों में न आ जाए, लेकिन भारत में आने वाला नहीं है। तो क्या होता है राजकोषीय फांस, इसको समझिए। होता क्या है कि सरकारें, ठीक, जब कभी क्या होता है, मंदी में चली जाती हैं। मान लीजिए सरकारें मंदी में चली गई, तो सरकारें सार्वजनिक व्यय खूब अधिक करती हैं। वो सड़क बनाएगी, पौधे लगाएगी, मनरेगा को पैसा देगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर अधिक करने लगती हैं ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे, लोग खरीदारी करें। जब खरीदारी करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्थाएं मंदी से बाहर निकल जाएंगी। तो सरकारें क्या करती हैं कि लंबे समय तक सार्वजनिक व्यय करती हैं, और दूसरी चीज करों में कटौती कर लेती हैं। जो टैक्स स्लैब होता है कम हो जाता है। जैसे कोरोना के समय भारत सरकार ने क्या किया, टैक्स को कम कर दिया और सार्वजनिक व्यय अधिक कर दिया। तो ये लंबे समय तक करती रहती हैं, लेकिन हमेशा ये लंबे समय तक नहीं हो सकता। जब ये लंबे समय तक करेंगी तो अर्थव्यवस्थाएं मंदी से बाहर निकल जाती हैं, और जब अर्थव्यवस्थाएं मंदी से बाहर निकलती हैं तो सरकारें क्या करती हैं, अपने सार्वजनिक व्यय को कम कर देती हैं और करों में वृद्धि कर देती हैं। और अगर ये अचानक हो गया तो इससे क्या होता है कि जो सार्वजनिक व्यय कम करेंगी, करों में वृद्धि कर देंगी, जनता के पास जो कैश है वह कम हो जाएगा, और जो कैश कम हो जाएगा महंगाई आ जाएगी। इसी स्थिति को हम राजकोषीय फांस कहते हैं। अमेरिका जब सब प्राइम संकट से निकल रहा था तो वहां यही घटना घटी थी। कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद कुछ न कुछ भारत में भी ये स्थितियां आ रही हैं। इसी को कहते हैं हम राजकोषीय फांस। अब सीधे आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक। एक शब्द आया था वेज एंड मीन्स एडवांस, आखिर ये है क्या? तो वेज एंड मीन्स एडवांस सबसे आखिरी टॉपिक है जो फिस्कल पॉलिसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें फिस्कल पॉलिसी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो यही है। इसी के साथ जो इस साल का बजट है वह इसमें जोड़ करके मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी इसी चैनल के YouTube पर मैंने 3 घंटे की एक बजट की क्लास ली हुई है, बड़े विस्तार से बजट के दर्शन के साथ बजट पढ़ाया हुआ है। तो इस क्लास के बाद दोबारा बजट की क्लास जरूर देखना आप लोग। तो आइए वेज एंड मीन्स एडवांस सीधे सीधे इस चित्र के माध्यम से समझा दे रहा हूं। चित्र बना ही इसलिए है कि आप लोग YouTube पर देखें और तुरंत चीजें याद हो जाए। होता क्या है वेज एंड मीन्स एडवांस, पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए। जो सरकारें होती है अपने बजट में अनुमान लगाती हैं। जब बजट लेकर के आती हैं तो अनुमान लगाती हैं कि हर माह कितना पैसा खजाने में खर्च होगा और कितना पैसा खजाने में आएगा। अभी वित्त मंत्री बजट लेकर आई हैं तो अनुमान लगा दी होंगी कि मई में इतना आएगा और मई में इतना खर्चा होगा, जून में इतना आएगा, जून में इतना खर्चा होगा, जुलाई में इतना आएगा, जुलाई में इतना खर्चा होगा। यह अनुमान लगा लेती हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि पैसा कम आता है और खर्च ज्यादा हो जाता है। यानी वित्त मंत्री ने अनुमान लगाया था कि जून में 10,000 करोड़ आएगा और 10,000 करोड़ खर्चा होगा। पता चला 8,000 करोड़ आया, खर्चा हो गया 12,000 करोड़। यानी सरकार के कभी कभी जब पैसा कम आता है और खर्च हो जा रहा है, यानी सरकार की जो रिसीव्स हैं, सरकार की जो प्राप्तियां हैं, यानी जो पैसा आ रहा है और सरकार के जो खर्चे हैं वो क्या हो रहा है, मिसमैच हो जा रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया था कि 8,000 करोड़ आएगा और खर्चा हो गया 12,000 करोड़। ये जो 12,000 करोड़ है मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यानी मिसमैच हो गया। अब सरकार को क्या चाहिए, उन्होंने अनुमान लगाया था कि जून महीने में 8,000 करोड़ आएगा, 12,000 करोड़
और 10,000 करोड़ आएगा और 10,000 करोड़ खर्च होगा। लेकिन जून महीने में हुआ क्या, आया 8,000 करोड़, खर्च हो गया 12,000 करोड़। तो 4,000 करोड़ मिसमैच हुआ कि नहीं? 4,000 करोड़ मिसमैच हुआ कि नहीं? तो ये 4,000 करोड़ अब कहां से आएगा? तो सरकार क्या कहती है, सरकार अपने खर्चे चलाने के लिए मार्केट से उधार नहीं लेती है, बल्कि जाती है आरबीआई के पास और आरबीआई से कहती है उधार दे दीजिए, अपने खर्चे चलाने के लिए उधार दीजिए, अपना प्रशासन चलाने के लिए उधार दीजिए। इसी उधार को हम WMA कहते हैं, वेज एंड मींस एडवांस कहते हैं। इस उधार की कुछ विशिष्ट प्रक्रिया होती है। तो आइए समझते हैं इस उधार की विशिष्ट प्रक्रिया होती क्या है। वेज एंड मीन्स के लिए जब भी उधार लिया जाता है मैक्सिमम 90 दिन के लिए लिया जाता है। यानी सरकारें आती हैं आरबीआई के पास और कहती हैं कि हमें 90 दिन के लिए शॉर्ट टर्म डेट दीजिए, कम समय का लोन दीजिए। 90 दिन से अधिक का वेज एंड मीन्स के एडवांस के तहत लोन नहीं लिया जाता है। ठीक, अब देखो तो एक विशेषता क्या निकली कि जब भी लिया जाएगा 90 दिन के लिए लिया जाएगा। दूसरी चीज, जब भी आरबीआई किसी को लोन देती है तो संपत्ति गिरवी रखवाती है। सरकार को जब भी लोन देती है तो संपत्ति के रूप में क्या कहती है, हमें सरकारी प्रतिभूतियां और बॉन्ड छाप करके दे दीजिए, गिरवी रखेंगे तभी लोन देंगे। लेकिन वेज और मींस एडवांस एक ऐसा लोन है जिसके तहत आरबीआई 90 दिनों का उधार तो देती है, लेकिन बदले में कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखवाती, कोई बॉन्ड्स या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी नहीं रखवाती है। यानी विदाउट कोलेक्ट्रल ये लोन दिया जाता है, बिना सरकारी प्रतिभूतियां और बॉन्ड्स को गिरवी रखवाए लोन दिया जाता है। दूसरी इसकी विशिष्ट विशेषता ये है, यानी सरकार डब्ल्यू एंड मींस एडवांस के तहत जो उधार लेती है वह क्या लेती है, 90 दिन के लिए लेती है, बगैर प्रतिभूतियां गिरवी रखे लिए उधार लेती है। और साथ साथ सरकार बाद में उधार चुकाने भी तो जाएगी। तो आरबीआई कहती है कि जब आप उधार चुकाने आएंगे तो हमें ब्याज देंगे, और ब्याज जो होगा वह रेपो रेट के बराबर होगा। यानी ब्याज होगा तो ब्याज जब लिया जाएगा, ब्याज की कोई दर होगी ना भाई, कोई इंटरेस्ट रेट होगा ना। तो आरबीआई कहती है जब आप लोन लिए थे उस समय जो रेपो रेट चल रही थी, उसी रेपो रेट पर जब आप ब्याज चुकाने आएंगे तो उसी ब्याज दर से आप ब्याज कैलकुलेट करके हमें दे देंगे। यानी सरकार जब ब्याज चुकाने जाती है तो रेपो रेट के हिसाब से ब्याज दर की गणना की जाती है और लोन दे दिया जाता है। ठीक, साथ साथ ये भी मान लीजिए 90 दिन के लिए लिया है, कभी 90 दिन में सरकार उधार न चुका पाई तो सरकार का लोन ओवरड्राफ्ट हो जाता है और इसके लिए आरबीआई को अधिक ब्याज देना पड़ता है। और दूसरी कंडीशन कि जब तक पुराना कर्ज नहीं चुका पाएंगे, नया कर्ज नहीं ले सकते। ठीक, अब बात यह है, यहां हमने कहा कि मान लीजिए 90 दिन में चुकाना था, 90 दिन में नहीं चुका है, 100 दिन में चुका रहे हैं, तो आरबीआई कहती है आपका लोन ओवरड्राफ्ट हुआ है, हम आपसे अधिक ब्याज लेंगे। तो जो 10 दिन अधिक ये चुका रहे हैं उसके ब्याज की गणना अलग से होगी, और उसके जो ब्याज की गणना होगी जितने दिन अधिक से चुका रहे हैं उसमें रेपो रेट में 2% जोड़ दिया जाएगा। जितना भी, अब देखो मान लो उधार लिया 100 दिन में चुका रहे हैं तो 90 दिन की गणना, जो 90 डेज के ब्याज की गणना होगी वह किस पर होगी, वह हमेशा रेपो रेट पर होगी। लेकिन 100 दिन में चुका रहे हैं, 10 दिन लोन क्या हो गया है, ओवरड्राफ्ट हुआ है, 10 दिन एक्स्ट्रा चुका रहे हैं, तो इस 10 दिन की जो गणना होगी वह किस पर होगी, रेपो रेट में 2% और जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए अगर 6.5% रेपो रेट है तो 2% और जोड़ दिया जाएगा, तो 8.5% से देना पड़ेगा। यह एक एग्जाम्पल है। तो जितना रेपो रेट रहेगा उसमें 2% और जोड़ दिया जाएगा। साथ साथ एक बात और है कि सरकारें हमेशा वेज एंड मींस एडवांस के तहत, WMA के तहत कभी भी उधार लेंगी तो अपने डेली प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए उधार लेंगी, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए उधारी नहीं लेंगी। ये नई सड़क बनाना उसके लिए उधार लें, अपने प्रशासन को चलाने के लिए ही उधार लेंगी। यह सुविधा दी गई है सरकारों को ताकि वित्तीय स्थितियों को ठीक ठाक रख पाए। कोविड-19 जब क्राइसिस आया तो उसके कारण राज्यों और जितने भी यूटीज हैं उनके जो WMA का कोटा है 30% बढ़ा दिया गया है। अभी राज्यों और WM और यूटीज का
जो WMA का कोटा है 30% बढ़ा दिया है, यानी पहले जितना ले सकते थे उससे 30% अधिक बढ़ा दिया है। तो यह है WMA। मुझे उम्मीद है कि इकॉनमी का एक बड़ा सा जटिल चैप्टर, राजकोषीय नीतियों का चैप्टर आपको तकरीबन एकदम क्लियर हो गया होगा। वे मुद्दे जो अधिक जरूरी हैं, वे मुद्दे जो अधिक वाजिब हैं, वे मुद्दे जो एग्जाम में आपको परेशान करते हैं, उन मुद्दों को हमने सरल, स्पष्ट और सहज रूप से आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज एकदम समझ में आई होगी, याद हो गई होगी, और होना ही चाहिए, क्योंकि हम जितने ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से चीज़ों को आसान करके पढ़ा रहे हैं, और हमारे विद्यार्थी तो एकदम सुपरस्टार हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज को पढ़िए, नोट कीजिए। अगली सीरीज, अगली क्लास फिर हम लेकर के आएंगे प्रीलिम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट है उस पर। तो इंतजार कीजिएगा, अगली सीरीज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए। बाकी पढ़ाने के लिए हम हैं, आश्वस्त रहिए।